नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास सफेद खून पार्ट 4। मेरे फ्लैट वाली इमारत के सामने पुलिस की एक जीप खड़ी थी जिसमें 2 पुलिसिये सवार थे। उन्होंने मुझे जीप के पीछे कार पार्क करते देखा। मैं कार में से उतरकर उसे ताला वाला लगाकर इमारत के फाटक पर पहुंचा। फाटक खोलकर मैं भीतर दाखिल होने ही वाला था कि मेरे कानों में एक आदेश पड़ा, ठहरो। मैं ठिठका घूमा। मैंने देखा वे दोनों पुलिसिये जीप में से उतर आए थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक एएसआई था और दूसरा हवलदार। सुधीर कोहली, एएसआई बोला। तुम्हारा नाम सुधीर कोहली है? है, मैं बोला। फिर तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? नारायणा। वहाँ क्या है? वहाँ एक आदमी पुलिस की हिरासत में है जो कहता है कि वो तुम्हारा आदमी है। मेरा आदमी? हाँ। तुम प्राइवेट डिटेक्टिव हो? हाँ। वो कहता है वो तुम्हारे लिए काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? बॉडीगार्ड का काम कर रहा था। वो कर रहा था, अब नहीं कर रहा है? नहीं, अब नहीं कर रहा। क्यों? एक तो इसलिए क्योंकि वो पुलिस की हिरासत में है और दूसरे इसलिए कि अब उस काम की जरूरत नहीं रही। जरूरत नहीं रही? चिंतित तो मैं पहले ही हो उठा था। अब तो मेरा कंठ सूखने लगा। क्यों जरूरत नहीं रही? क्योंकि जिस लड़की का वो बॉडीगार्ड बना हुआ था वो मर चुकी है। मर चुकी है? लेकिन अभी कुछ घंटे पहले तो मैं उसे सही सलामत छोड़कर आया था। उसे मरे 2 घंटे हो चुके हैं। मुझे कमला ओबरॉय का ख्याल आया। कहीं मेरे जाने के बाद उसी ने तो जूही का काम तमाम नहीं कर दिया था। देखो, मैं बोला, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो ना जिसका नाम जूही चावला है, जो फैशन मॉडल है और जो नारायणा विहार के 70 नंबर बंगले में रहती है। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं हम। और जो आदमी हिरासत में है और अपने आप को मेरा आदमी बताता है, उसका नाम हरीश पांडे है। हाँ। जूही की मौत के वक्त पांडे कहाँ था? असल में पता नहीं कहाँ था, लेकिन जो कुछ वो अपनी जुबान से कह रहा है वो यह है कि वो उसके बंगले के बाहर बैठा था। कोई गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार? काहे के लिए? जूही के कत्ल के लिए। और काहे के लिए? यह किसने कहा कि उसका कत्ल हुआ है? और क्या वो जुकाम से मर गई? उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या? हाँ, खुदकुशी, सुसाइड। वो किस लिए? कुछ बताकर नहीं मरी वो। अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा उसने? नहीं छोड़ा। अब जुबान दराजी बंद करो और चलने की तैयारी करो। मैं ऐसे नहीं चल सकता। तो कैसे चल सकते हो? पहले मुझे ऊपर अपने फ्लैट में जाकर कपड़े बदलने दो और हुलिया सुधारने दो। तुम्हारे हुलिये को क्या हुआ है? ऐसी गत कैसे बनी तुम्हारी? मैं रोड़ी कूटने वाले इंजन से टकरा गया था। जाओ, जो करना है करके आओ। 5 मिनट में नीचे आ जाना। अच्छा, 5 मिनट में नीचे ना आए तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं अपने फ्लैट में पहुंचा। वहां अपने 2 कमरों में अस्त व्यस्त तो मुझे कोई चीज ना दिखाई दी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी गैर मौजूदगी में वहां किसी के पांव पड़े थे। मैं टॉयलेट में पहुंचा। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली कि वहां पानी की टंकी में लेजर बुक सही सलामत मौजूद थी। लेजर बुक के दर्शन कर चुकने के बाद कहीं मुझे अपनी जेब का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने कोट की भीतरी जेब टटोली। मेरी मुकम्मल कमाई गायब थी और किसी जेब में नोटों के होने की संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सारी जेबें टटोली। 22,000 के नोट कहीं से बरामद न हुए और अब पुलिस की झमेली की वजह से मैं उसकी वसूली के लिए पंजाबी बाग वापस भी नहीं जा सकता था। फिर मैंने यही सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि अभी लेजर बुक मेरे पास थी जो कि 22,000 से कहीं ज्यादा नोटों में बदल सकती थी। सबसे पहले मैंने अपने खून के रंगे कपड़े उतारे। फिर मैंने गर्म पानी में डेटोल डालकर और उनमें रुई डुबो डुबो कर अपने सूजे थोपड़े की मरम्मत आरंभ की। उसके बाद मैंने कपड़े तब्दील किए। अंत में मैंने रॉयल सैल्यूट की बोतल निकाली और 1 मिनट में उसके बड़े बड़े 2 पैग हलक से नीचे उतारे। तभी एएसआई वहां पहुंचा। मैंने बोतल उसे ऑफर की, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें 5 मिनट में नीचे आने के लिए कहा था, वह कठोर स्वर में बोला। बस आ ही रहा था। अब हिलो। बस सिर्फ 1 मिनट और। अब क्या है?
जो है वो अभी सामने आता है। मैंने अपनी मेटल की चपटी फ्लास्क निकाली जिसमें की आधी बोतल विस्की आ जाती थी। उस फ्लास्क को मैंने विस्की से भर लिया और उसे अपनी पतलून की पिछली जेब में डाल लिया। चलो, मैं बोला। उसके साथ मैं नीचे आया। मुझे नीचे बरामदे में अपना मकान मालिक खड़ा दिखाई दिया। क्या बात है? मेरे साथ एक पुलिसिये को देखकर वह बोला। बाहर खड़ी जीप पहले ही उसके नोटिस में आ चुकी थी। कुछ नहीं ओक साहब, मैं बोला। कोई खास बात नहीं। तुम बड़ी जल्दी लौट आए। जल्दी मतलब? जैसे तुमने अपने कपड़े मंगवाए थे उससे तो नहीं लगता था कि तुम आज ही वापस आ जाओगे। मैंने अपने कपड़े मंगवाए थे? हाँ, ले नहीं गया था वह आदमी तुम्हारे कुछ कपड़े? कौन आदमी? जो यहाँ आया था। किस्सा क्या है ओक साहब? भाई, चंद घंटे पहले यहाँ एक आदमी आया था। मैं इत्तेफाक से तब तक यहीं खड़ा था। उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा फ्लैट कौन सा था। मैंने कहा था कि तुम घर पर नहीं थे। वह बोला कि उसे मालूम था और यह कि दरअसल तुम्ही ने उसे यहाँ अपने कुछ कपड़े ले आने के लिए भेजा था। यानी कि वह मेरे फ्लैट में गया था। गया ही होगा। मैं कोई आधा घंटा यहाँ ठहरा रहा था। मेरे सामने तो वह नीचे उतरा नहीं था। उसने मेरे फ्लैट का ताला खोला था। खोला ही होगा। आप उस आदमी का हुलिया बयान कर सकते हैं? उसने किया। वह सरासर जॉन पी अलेक्जेंडर का हुलिया था। वह यहाँ पहुंचा कैसे था? एक शोफर ड्रिवन शानदार विलायती कार पर। बाहर एक विलायती कार खड़ी है, जरा देखिए, वह वही तो नहीं? उसने बाहर खड़ी इम्पाला को फौरन पहचान लिया। तो मेरा शक गलत नहीं था कि मेरे पीछे कोई मेरे फ्लैट में घुसा था। इसलिए अलेक्जेंडर राजेंद्र प्लेस से हमारे साथ पंजाबी बाग नहीं आया था। अपने चमचों के साथ मुझे पंजाबी बाग रवाना करके वह पहले मेरे फ्लैट पर पहुंचा था, लेजर की तलाश में, जो कि उसे नहीं मिली थी। अब चलो, एएसआई उतावली स्वर में बोला। मैं उसके साथ जाकर जीप में सवार हो गया। हवलदार ने फौरन जीप वहां से भगा दी। क्या हुआ? रास्ते में मैंने पूछा। कैसे आत्महत्या की लड़की ने? उसने अपने आप को किचन में बंद कर लिया और कुकिंग गैस का सिलेंडर खोल दिया। गैस से मरी है वो? हाँ, ओपन एंड शट केस है आत्महत्या का। लेकिन क्यों की उसने आत्महत्या? दिल जो टूट गया था बेचारी का। दिल कैसे टूट गया था? भाई, वो अमरजीत ओबरॉय से मोहब्बत करती थी। वो मर गया तो उसके गम में लड़की ने आत्महत्या कर ली। ऐसा आम होता है। लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ है। यह मुबारक ख्याल किसका है? तुम्हारा? नहीं, सब इंस्पेक्टर यादव का। बाय द वे, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रावत है, भूप सिंह रावत। यादव इस वक्त कहाँ है? वही है, मौकाए वारदात पर। जूही चावला के बंगले पर, नारायणा। हाँ। मुझे क्यों तलब किया है उसने? तुम्हारे आदमी की वजह से। और मेरा आदमी क्यों गिरफ्तार है? गिरफ्तार किसने कहा है? तो और क्या है? मैंने कहा है वो पुलिस की हिरासत में है। हिरासत में भी क्यों है? क्योंकि उसने लाश बरामद की थी। लाश बरामद करने से क्या कोई? छोड़ो यार, रावत बोला। ऐसे सवाल यादव साहब से करना। खामखा मेरे कान मत खाओ। मैं पहले ही बहुत खपा बैठा हूँ। मैं खामोश हो गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और जीप के नारायणा पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। यह बात मेरे गले से नहीं उतर रही थी कि जूही ने आत्महत्या की थी। हकीकतन जरूर उसका कत्ल हुआ था। वह ओबरॉय के हत्यारे को जानती थी और हत्यारा इस हकीकत से वाकिफ था। जूही चावला का मुंह सदा के लिए बंद कर देने की नीयत से ही उसने उसका काम तमाम किया था। और यह काम कमला ओबरॉय का हो सकता था। जिस वक्त जीप जूही के बंगले पर पहुंची, उस वक्त ठीक 11:30 बजे थे। बंगले की तकरीबन सारी बत्तियां जल रही थी। वहां पुलिस की एक गाड़ी और मौजूद थी। रावत मुझे लेकर यूं बंगले में दाखिल हुआ जैसे वह कोई इनाम के काबिल काम करके लौटा था। यादव अपने दल बल के साथ मुझे ड्राइंग रूम में मिला। वहां मनहूस सूरत बनाई पांडे भी मौजूद था। बधाई! मुझे देखते ही यादव व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। किस बात की? मैं सक पकाया। इतनी शानदार बॉडीगार्ड सर्विस की। बहुत खूब गार्ड किया तुम्हारे क्लाइंट की बॉडी को तुम्हारे आदमी ने। जूही ने आत्महत्या की है? हाँ, गैस से। फिर मेरा आदमी इसमें क्या कर सकता था? बॉडीगार्ड क्लाइंट के दुश्मन से उसकी जान की हिफाजत के लिए होता है।
जब कोई खुद अपना दुश्मन बन जाए और खुद अपनी जान लेने पर उतारू हो जाए, तो इसमें बॉडीगार्ड क्या कर सकता है? बॉडीगार्ड क्लाइंट के साथ नहीं सो सकता, वह उसके साथ टॉयलेट में नहीं जा सकता था। मरने वाली तुम्हारी क्लाइंट थी? हाँ। क्या सबूत है? क्या मतलब? मैं अचकचाया। इस बात का क्या सबूत है कि तुमने इस आदमी को, उसने पांडे की तरफ इशारा किया, जूही के कहने पर यहाँ तैनात किया था? मुमकिन है जूही की निगरानी तुम किसी और की खातिर करवा रहे हो। कोई और कौन? जैसे कमला ओबरॉय। नॉनसेंस। तुम साबित कर सकते हो कि जूही ने तुमसे बॉडीगार्ड की मांग की थी। अपने क्लाइंट से तुम कोई एग्रीमेंट तो करते होंगे? करता हूँ, लेकिन जुबानी। फीस? फीस तो लेते होंगे? लेता हूँ। जूही से भी ली होगी? ली थी। दिखाओ। उसने मेरी तरफ हाथ फैलाया। क्या? फीस का चेक जो तुम्हें जूही ने दिया था। उसने मुझे नगद रकम दी थी। उसकी रसीद तो तुमने उसे दी होगी? नहीं दी। यह कैसे धंधा चलाते हो तुम? तुम पर तो इनकम टैक्स का केस बन सकता है। भाई साहब, रसीद बुक मैं कोई जेब में थोड़े ही लिए फिरता हूँ। आज शाम ही तो मैं उससे मिला था। कल सुबह ऑफिस पहुंचता तो वहां से रसीद भिजवा देता। मार कहाँ से खाई? कहीं से नहीं। थोबड़ा तो उधड़ा पड़ा है तुम्हारा। बाथरूम में पांव फिसल गया था, मुंह के बल गिर गया था मैं। यह झूठ बोल रहा है, रावत बोला। इसके फ्लैट में दाखिल होने से पहले ही बुरी हालत थी। जब यह अपने फ्लैट के सामने पहुंचा था तब इसके कपड़े खून से रंगे हुए थे और चेहरा लहूलुहान था। यादव ने गौर से मेरी ओर देखा। मैंने लापरवाही से सिगरेट का एक कश लगाया। और यह? रावत फिर बोला। एक इंतहाई शानदार इम्पाला कार पर वहां पहुंचा था। मुझे तो इसकी इम्पाला कार की औकात नहीं लगती। तुम्हारी अपनी खटारा फिएट कहाँ गई? यादव ने पूछा। मरम्मत के लिए गई है, मैं बोला। उसकी मरम्मत अभी मुमकिन है? अभी है। इम्पाला किसकी है? एक दोस्त की। दोस्त का नाम बोलो। मैं खामोश रहा। अरे, यह कोई छुपने वाली बात है? कार अभी भी तुम्हारे घर के आगे खड़ी होगी। मैं उसके रजिस्ट्रेशन से मालूम कर लूंगा। कार का नंबर मुझे याद है, रावत बोला। DIB 9494। और उसका रंग सफ़ेद था? यादव बोला। हाँ। भीतर की अपहोल्स्ट्री वगैरह भी सफ़ेद? हाँ। वो अलेक्जेंडर की कार है। यादव ने फिर मुझे घूरा। तुम्हारे हत्थे अलेक्जेंडर की कार कैसे चढ़ गई? मैंने उत्तर न दिया। ज़रूर तुम्हारी यह दुर्गति भी उसी की वजह से हुई है। मैं परे देखने लगा। मैंने जेब से फ्लास्क निकालकर विस्की का एक घूंट भरा। यह क्या है? यादव बोला। हेल्थ टॉनिक। उसने घूर कर देखा। विस्की, रॉयल सैल्यूट। खींचोगे? शट अप। मैंने फ्लास्क वापस जेब में रख ली। अब साफ साफ बोलो, यादव बोला। क्या माजरा है? पहले तुम बताओ क्या माजरा है, मैं बोला। क्या किस्सा है जूही की आत्महत्या का? क्यों कर ली उसने आत्महत्या? कैसे कर ली? कब कर ली? लाश कहाँ है? इतने सवाल एक साथ? बारी बारी पूछूं? नहीं, ऐसे ही ठीक है। और इनके जवाब कोई सीक्रेट नहीं है। दैट्स वेरी गुड। आत्महत्या जाहिर है कि उसने अपने आशिक अमरजीत ओबरॉय की मौत से गमजदा होकर की। ऐसा उसने किचन की गैस इस्तेमाल करके किया। आत्महत्या का वक्त हमारा डॉक्टर कोई शाम 8 बजे का फिक्स करके गया है और लाश यहाँ से उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। यहाँ एक नौकरानी भी तो थी, वो उस वक्त कहाँ थी? वो 7 बजे यहाँ से चली गई थी। वह करीब एक गांव में रहती है। मेरी उससे बात हो चुकी है। वह यहाँ नहीं रहती? यहीं रहती है, लेकिन बुधवार और शनिवार शाम को 7 बजे घर चली जाती है और फिर सुबह 8 बजे आती है। रावत कहता है कि लाश पांडे ने बरामद की थी। हाँ, और इसी ने पुलिस को लाश की खबर भी की थी। तुम्हें तो पता नहीं ये क्या कहानी सुनाएगा, लेकिन हमें इसने यही कहा है कि यह 7:30 बजे यहाँ पहुँचा था। इसने इमारत को अंधेरे में डूबी पाया था और जब इसने कॉल बेल बजाई थी तो भीतर से कोई जवाब नहीं मिला था। इसने समझा था कि जूही कहीं चली गई थी। यह बाहर ही बैठकर उसका इंतजार करने लगा था। फिर 10 बजे तक भी जूही यहाँ न लौटी तो इसने बंगले का मुआयना करने का फैसला किया था। वह पिछवाड़े में पहुंचा था। वहां एक रोशनदान की झिर्री में से निकलती गैस की तीखी गंध इसे मिली थी। इसने रोशनदान पर चढ़कर उसके शीशे में से भीतर झांका था तो इसने किचन को गैस से भरा पाया था।
तब इसने पुलिस को फोन किया था। आई सी, हमें तो इसने यही कहानी सुनाई है, तुम्हें शायद कुछ और कहे। यही हकीकत है, पांडे बोला। अब तुम अपनी कहानी सुनाओ, यादव बोला। मेरी कहानी बहुत मामूली है, मैं बोला। 5 बजे जूही के ही बुलावे पर मैं यहाँ आया था। जूही मुझे बतौर बॉडीगार्ड इंगेज करना चाहती थी। मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैंने उसे समझा दिया कि यह काम मेरा एक आदमी कर सकता है। उसे यह इंतजाम मंजूर था, इसलिए मैंने यह काम पांडे को सौंपा था। तुम कब तक यहाँ थे? तकरीबन 6:30 बजे तक। तब लड़की यहाँ अकेली थी? नहीं, उसकी नौकरानी थी। मैंने नौकरानी के बारे में नहीं पूछा। कोई और था यहाँ पर? मैं हिचकिचाया। उसकी आंखें सलाखों की तरह मेरे चेहरे पर गड़ी रही। तब यहाँ मैं कठिन स्वर में बोला, कमला ओबरॉय थी। वह पहले से यहाँ मौजूद थी? नहीं, मेरे सामने आई थी, मेरी रवानगी से थोड़ी ही देर पहले। क्यों आई थी? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें जरूर मालूम है। जब मुझे मालूम है तो तुम्हें क्यों नहीं मालूम? मालूम है तो पूछ क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। वह वसीयत की वजह से यहाँ आई थी? तुम्हें वसीयत के बारे में मालूम हो चुका है? हाँ, आज मैं बलराज सोनी से मिला था। उसी ने बताया होगा कि उससे मिलने मैं भी आया था। हाँ, अब कबूल करो कि बीवी माशुका से लड़ने आई थी कि मरने वाला माशुका को बीवी से ज्यादा दौलत का वारिस क्यों बना गया। वजह यही थी, लेकिन जब मैं यहाँ से विदा हुआ था तब तक बीवी का कहर भरा मूड रुखसत हो चुका था और वो दोनों बड़े प्रेम भाव से यहाँ बैठी थी। उन दोनों में और प्रेम भाव? मैंने तो नहीं सुना कि किसी औरत का अपनी सौतन से कभी कोई प्रेम भाव स्थापित हुआ हो। वो पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल तो इस मामले में मर्द निरा उल्लू का पट्टा साबित होता है। वे मर्द को ताक में रख देती हैं और खुद बहने बन जाती हैं। तुमने उन दोनों को अपना क्लाइंट कैसे बना लिया? उनमें से किसी को ऐतराज नहीं हुआ था? अभी नहीं हुआ था। जब होता तो जाहिर है कि एक पार्टी मेरा पत्ता काट देती। जूही की मौत से तो मिसेस ओबरॉय को बड़ा फायदा हुआ। मैं खामोश रहा। उसके इसी नतीजे से तो मुझे दहशत हो रही थी। ओबरॉय की वसीयत के मुताबिक जूही चावला के पहले मर जाने की सूरत में उसकी मुकम्मल जायदाद की मालकिन उसकी बेवा थी। तुम्हारी इस बात से तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें शक है कि मिसेस ओबरॉय ने जूही का कत्ल किया है। साथ ही तुम कह रहे हो कि लड़की आत्महत्या करके मरी है। पहली बात मेरी अक्ल कहती है, दूसरी हालात कहते हैं। जरा हालात का नजारा मैं भी कर सकता हूँ। आखिर मरने वाली मेरी क्लाइंट थी। आओ। पिछवाड़े के बरामदे के रास्ते यादव मुझे विशाल किचन में लाया। उसमें 2 दरवाजे थे। एक जो बरामदे में खुलता था, जिससे कि मैं अभी दाखिल हुआ था, और जो टूटा पड़ा था। दूसरा दरवाजा भीतर कहीं खुलता था और उस वक्त भी मजबूती से बंद था। वहां माहौल में गैस की गंध अभी भी बसी हुई थी। दोनों दरवाजे बंद थे? मैंने पूछा। हाँ, खिड़कियां और रोशनदान भी। चाबी कहाँ थी? मरने वाली की जेब में? नहीं, भीतरी दरवाजे के भीतर से बंद ताले में, अभी भी वही है। मुझे दिखाई दे रही है। मैंने सोचा शायद चाबी बाद में पुलिस ने वहां लगाई हो। हमने नहीं लगाई। चाबी शुरू से वही थी। दोनों दरवाजे भीतर से बंद थे। बरामदे वाला दरवाजा तोड़कर हम भीतर घुस पाए थे। टूटे दरवाजे की चाबी कहाँ है? उसकी कोई चाबी नहीं। वो एक ही चाबी दोनों दरवाजों में लगती है। मैंने चेक किया है। लाश कहाँ थी? फर्श पर गैस के सिलेंडर के पहलू में। लाश पर किसी प्रकार की चोट या जोर जबरदस्ती का निशान नहीं? नहीं। कोई सुसाइड नोट? नहीं मिला। यादव साहब, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो कहनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे बाकी बचे क्लाइंट के कमला ओबरॉय के खिलाफ जाती है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। यहाँ स्टेज जरूर बड़ी नफासत से आत्महत्या की सेट की गई है, लेकिन यह आत्महत्या का केस नहीं हो सकता। क्यों? पहली बात तो यह है कि केस को आत्महत्या बताने लायक यहाँ है क्या? यही ना कि किचन के दोनों दरवाजे बंद थे और आप लोगों को एक दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल होना पड़ा था। हाँ, लेकिन ये दोनों ताले बिल्ट इन लॉक हैं, यानी कि पल्ले की लकड़ी के भीतर फिट है, और चाबी के छेद आर पार इस प्रकार बने हुए हैं कि अंदर या बाहर दोनों ही तरफ से चाबी तालों में डाली जा सकती है और ताला खोला
और बंद किया जा सकता है। लेकिन चाबी भीतर की तरफ मिली थी। एक चाबी भीतर की तरफ मिली थी। ऐसे 2 तालों की तो 4 चाबियां होंगी। बाकी 3 कहाँ है? क्या पता कहाँ है? मेरा मतलब है कोई और चाबी किसी और के पास भी हो सकती है, मसलन हत्यारे के पास। वह जूही को अचेत करके गैस के पास छोड़ सकता है और एक चाबी भीतर ताले में छोड़कर दूसरे दरवाजे का ताला बाहर से लगाकर खिसक सकता है। दूसरे, अपनी जान के लिए फिक्रमंद होकर अपनी जान की रक्षा के लिए बॉडीगार्ड का इंतजाम कर चुकने के बाद उसकी आनन फानन ही आत्महत्या कर लेने की कोई तुक नहीं बैठती। ओबरॉय की मौत से अगर वह इतनी गमजदा थी कि उसकी जीने की चाह खत्म हो गई थी, तो उसने अपने लिए बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों महसूस की? और फिर बॉडीगार्ड की जरूरत बताते वक्त उसने साफ साफ यह अंदेशा जाहिर किया था कि उसे डर था कि उसका भी कत्ल हो सकता था। अच्छा, हाँ, मुझे लगा था कि शायद वह ओबरॉय साहब के कातिल को जानती थी और कातिल भी यह जानता था कि जूही उसकी हकीकत से वाकिफ थी। इसलिए जूही को खतरा था कि उसका मुंह बंद करने के लिए उसका कत्ल हो सकता था। ऐसा लड़की ने कहा था? कहा नहीं था, लेकिन मुझे उसकी बातों से लगा था। तुम्हें उसको पुलिस के पास जाने की राय देनी चाहिए थी। मैंने दी थी, लेकिन वह इस बात के लिए तैयार नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो हद से ज्यादा डरी हुई थी। जरूर वो समझती थी कि अगर वो ऐसा कोई कदम उठाएगी तो हत्यारा न करता भी उसका कत्ल करेगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हारे सामने ही हत्यारा यहाँ पहुंच गया था। तुम्हारा इशारा मिसेज ओबरॉय की तरफ है, और किसकी तरफ होगा? मैं खामोश रहा। कमला ओबरॉय की निर्दोषिता के मामले में पूरी तरह से आश्वस्त तो मैं कभी भी नहीं था, लेकिन अब तो रहा सहा आश्वासन भी हवा होता जा रहा था। तुम यहाँ से 6:30 बजे गए थे? वह पूरा। हाँ, बताया तो था। यहाँ से कहाँ गए थे? करोल बाग, पांडे को यहाँ भिजवाने के लिए। फिर ये सवालात तुम मेरे पिटे हुए थोबड़े की दास्तान जानने के लिए कर रहे हो? यही समझ लो। करोल बाग से मैं सीधा अपनी एक फ्रेंड के घर गया था। मेरी उस फ्रेंड का हस्बैंड रात को घर नहीं आने वाला था, लेकिन साला न सिर्फ आ गया, बड़ी नाजुक घड़ी में आ गया। कमीने ने मार मार कर फूस भर दिया मेरे में। अब आगे से सबक ले लिया है मैंने कि शादीशुदा औरत से यारी नहीं करूंगा, खास तौर से ऐसी औरत से जिसका हस्बैंड इतना वादा शिकन हो कि रात को घर नहीं आऊंगा कहकर भी घर लौट जाता हो। बक चुके? हाँ। पूरी तरह से बक चुके? हाँ। तो अब संजीदगी से हकीकत बताओ। मैंने असहाय भाव से कंधे झटकाए। तुम बहुत उपद्रवी आदमी हो। कल दिन में पहले तुमने ओबरॉय के आदमियों से हाथापाई की। तुम्हें कैसे मालूम? फिर मेरी बात की ओर ध्यान दिए बिना वह कहता रहा, कल रात को तुमने ओबरॉय के घर में चौधरी को पीटा। इस लिहाज से तुम्हारी भी बारी आनी ही थी, जो कि आज आ गई। तुम्हारी यह गत अलेक्जेंडर के हाथों बनी है, और यह बात मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। तुम समझते हो अलेक्जेंडर ने मुझे इसलिए पिटवाया है क्योंकि मैंने उसके आदमी को पीटा था? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जिसे हासिल करने के लिए अलेक्जेंडर मरा जा रहा था। कैसे जाना? चौधरी की वजह से जाना। उसकी ओबरॉय की स्टडी में मौजूदगी की वजह से जाना। अलेक्जेंडर के उसको आनन फानन छुड़ा ले जाने की वजह से जाना। तुम्हारे उधड़े हुए थोबड़े पर लटके साइन बोर्ड से पढ़कर जाना, और अलेक्जेंडर की कार की तुम्हारे पास मौजूदगी से जाना। थोड़े हैं जानकारी के इतने जरिए? नहीं, काफी हैं, काफी से ज्यादा हैं। अब मेरे सब्र का और इम्तिहान लिए बिना बताओ कि हकीकत क्या है। सुनो, अलेक्जेंडर को यह वहम हो गया लगता है कि जिस चीज की उसे तलाश है वो मेरे पास है, पर वह चीज क्या है यह न मुझे मालूम है न वो बताता है। वह बस यही रट लगाए रहा था कि उसकी जो चीज मेरे पास है वह मैं उसे वापस करूं। उसने उस चीज के बदले में मुझे 10,000 रुपए भी ऑफर किए थे, लेकिन जिस चीज के अस्तित्व तक की मुझे खबर नहीं, वो मैं उसे कहां से पैदा करके देता। यही बात बड़ी संजीदगी से उसे समझाने के लिए आज मैं उससे मिला था, लेकिन उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। पहले जो चीज वो मुझसे दरख्वास्त करके मांग रहा था, फिर जिसकी वो मुझे कीमत अदा करने को तैयार था, उसी को तब उसने जबरन हासिल करने की कोशिश की,
उसी जबरदस्ती का नतीजा वो मारपीट निकला जिसने कि मेरा थोबड़ा सुजा दिया। हकीकतन ऐसी कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है? वह संदिग्ध स्वर में बोला। ऑनेस्ट नहीं है। होती तो मैं क्या पागल हूं कि उसके बदले में हासिल होने वाले 10,000 रुपये भी छोड़ता और उसकी वजह से इतनी मार भी खाता। शायद वह ज्यादा कीमती चीज है और तुम उसकी 10,000 से ज्यादा कीमत चाहते हो। इतनी मार खाने के बाद भी? मार तुमने कोई खास नहीं खाई है। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी है, कोई पसली नहीं चटकी है, कोई गहरा जख्म नहीं लगा है। मोटे माल के लालच में इतनी मार तुम खा सकते हो। अब अपनी अपेक्षित मोटी कीमत में जरूर तुम इस मार की कीमत भी जोड़ लोगे। तुम तो यार, मैं तुम्हारी जात पहचानता हूँ प्राइवेट डिटेक्टिव साहब। पैसे की खातिर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तौबा। अब बताओ वो चीज़ क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास अलेक्जेंडर की कोई चीज़ नहीं? न। जिस चीज़ की तलाश में कल चौधरी ओबरॉय की स्टडी में घुसा था वह तुम्हारे हाथ नहीं लग गई हुई? नहीं। ऐसा अगर हुआ होगा तो बात चौधरी को भी मालूम होगी और मिसेस ओबरॉय को भी। तुम ऐसा सोचते हो, फिर भी तुमने चौधरी को अपने चंगुल से निकल जाने दिया। लेकिन मिसेस ओबरॉय अभी मेरी पहुंच से परे नहीं है। मैंने सशंक भाव से उसकी तरफ देखा। किस फिराक में था वह पुलिसिया? चलो, वह बोला। कहाँ? मैं हड़बड़ाया। गोल्फ लिंक ओबरॉय की कोठी पर मिसेस ओबरॉय से बात करने। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। वह सो चुकी होगी, जाग जाएगी। सुबह चले तो? नहीं, अभी चलो। सुबह तक तो तुम उसे 1000 तरह की पट्टी पढ़ा लोगे। अच्छी बात है। हथियार डाल देने के अलावा और कोई चारा था जो नहीं। हम गोल्फ लिंक पहुंचे। कमला ओबरॉय से हमारी मुलाकात हुई। वह हमें ड्राइंग रूम में ले आई। मैंने देखा कि उसकी सूरत से ऐसा नहीं लगता था जैसे वह सोते से उठी हो। मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, यादव बोला। इस वक्त? कमला बोली। हाँ, कोई ऐतराज? नहीं, कोई ऐतराज नहीं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जो पहला सवाल यादव ने कमला से किया वह उसने कमला की नहीं, मेरी सूरत पर निगाह जमाए हुए किया। कल रात जब चौधरी नाम का चोर यहाँ पकड़ा गया था तब सुधीर ने आपके पति की स्टडी की तलाशी ली थी? जी हाँ, ली थी, कमला बोली। क्यों ली थी? यह अंदाजा लगाने के लिए कि चोर यहाँ से क्या चुराने आया हो सकता था। कोई अंदाजा लगा? नहीं, यहाँ का कीमती सामान तो सही सलामत मौजूद था। उसे गैर कीमती सामान की तलाश भी हो सकती थी। यहाँ से कोई चीज गायब नहीं थी। होती तो चौधरी के पास से बरामद होती। मैं बोला। शट अप। वह बड़े हिंसक भाव से गुर्राया। मैंने फौरन होठ बंद कर लिए। यहाँ से सुधीर ने कोई चीज उठाई हो? आप पलक मेरी तरफ देखते हुए यादव ने सवाल किया। कौन सी चीज? कमला बोली। कोई भी चीज, कीमती या मामूली। इसने तो कुछ नहीं उठाया था स्टडी में से। शायद आपकी जानकारी के बिना इसने वहां से कोई चीज पार कर दी हो। नहीं, स्टडी में हर वक्त मैं इसके साथ थी। पक्की बात? हाँ। तब कहीं जाकर यादव ने मुझ पर से निगाह हटाई और मेरी भी जान में जान आई। आपको? यादव ने नया सवाल किया। वसीयत की खबर तो लग चुकी होगी। जी हाँ, कमला गंभीरता से बोली। लग चुकी है। छक्के तो छूट गए होंगे आपके यह जानकर कि आपके पति ने अपनी जायदाद के आपसे कहीं ज्यादा बड़े हिस्से का वारिस एक गैर औरत को, जूही चावला को बना दिया था। छक्के छूटने वाली बात ही थी यह। छक्के क्या छूट गए थे? मेरा तो भेजा हिल गया था। लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वसीयत की जो गड़बड़ मेरे पति कर गए हैं वो अब ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? मेरी जूही चावला से बात हुई है। उसकी मेरे पति की वसीयत में कोई दिलचस्पी नहीं। उसने स्वेच्छा से ऐसा इंतजाम कर देने का वादा किया है कि सारी जायदाद मुझे ही मिले। अच्छा, ऐसा उसने खुद कहा है? जी हाँ। वह आपके पति की करोड़ों की संपत्ति की वारिस बनने की ख्वाहिशमंद नहीं? नहीं। कमाल है। हैरान होने की जगह अगर अपने यहाँ आने की असली वजह बताएं तो इससे हम सबको सुविधा होगी। असली वजह? जी हाँ, इतनी अक्ल तो मुझ में भी है कि ये जो नन्ही मुन्नी बातें आप पूछ रहे हैं यही तो आपके यहाँ आगमन की असली वजह हो नहीं सकती। बहुत समझदार है आप। वाकई असली वजह यह नहीं। तो फिर असली वजह क्या है?
जूही चावला मर गई है। मर गई है? उसके नेत्र फैल गए। कैसे मर गई है? उसने आत्महत्या कर ली है। जूही ने? जी हाँ। मैं नहीं मानती। क्यों? क्यों नहीं मानती आप? क्योंकि यह नामुमकिन है। एक तो वह आत्महत्या करने वाली किस्म की लड़की ही नहीं थी, बहुत प्यार था उसे जिंदगी से। दूसरे, अभी शाम ही को तो उसने सुधीर के माध्यम से अपने लिए एक बॉडीगार्ड का इंतजाम किया था। ऐसे में यूं आनन फानन वो आत्महत्या कैसे कर सकती थी? मुमकिन है वो आपके पति की मौत से आपकी उम्मीद से ज्यादा गमजदा रही थी। गमजदा वो थी, लेकिन इतनी गमजदा नहीं थी कि आत्महत्या कर लेती। अगर ऐसी बात है तो आपके ख्याल से कत्ल किसने किया होगा उसका? मैंने कब कहा कि उसका कत्ल हुआ होगा? आपने नहीं कहा, लेकिन अगर आप कहती तो आप किसे कातिल करार देती? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? कोशिश तो कीजिए। नहीं, यूं अटकलें लगाना नाजायज बात होगी। आज शाम आप जूही के बंगले पर गई थी? हाँ। वहां सुधीर भी था? पहले से मौजूद था वो वहां? हाँ। यह आपके सामने वहां से रुखसत हुआ था? हाँ। कितने बजे? फिर आपने पीछे क्या किया? मैं जूही से बातें करती रही। किस बाबत? वसीयत की ही बाबत। तभी तो उसने कहा था कि उसकी वसीयत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले हम दोनों में माहौल बड़ा तलख था, लेकिन वसीयत नाम की कबाब की हड्डी जब यूं बीच में से निकल गई तो हम दोनों में बहुत शांति और मित्रता के संबंध स्थापित हो गए थे। आप वहां कब तक ठहरी थी? सुधीर के जाने की कोई 15-20 मिनट बाद तक ठहरी थी मैं वहां। यानी कि 7 से पहले आप वहां से विदा हो चुकी थी? काफी पहले, शायद पौने 7 ही। फिर कहाँ गई आप? कहीं भी नहीं, वापस घर लौट आई। यहाँ इस बात का क्या सबूत है कि जूही ने ऐसा कहा था कि उसकी आपके पति की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी? ऐसा तो उसने मेरे सामने भी कहा था। मैं पूरा, सुधीर ठीक कह रहा है? उसने पूछा। हाँ, कमला बोली। फिर उसने बड़े कृतज्ञ भाव से मेरी तरफ देखा। ऐसा जुबानी जमा खर्च कोर्ट कचहरी में तो काम नहीं आता। कोर्ट कचहरी में इस जुबानी जमा खर्च की अब जरूरत नहीं है जनाब। मैं बोला। वसीयत में तो यह साफ लिखा है कि अगर जूही चावला की मौत हो जाए तो सारी जायदाद की मालिक वैसे ही हतप्राण की विधवा बन जाएगी। मुझे मालूम है। वह शुष्क स्वर में बोला। वसीयत में क्या लिखा है? मैं खामोश हो गया। यादव कुछ क्षण सोचता रहा और फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ, वह बोला, लेकिन जाने से पहले आपको एक आप ही के फायदे की बात कहकर जाना चाहता हूँ। क्या? आप अभी शक से बरी नहीं हैं और अभी इस आदमी की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ रही हैं। आपके किसी काम आने की जगह हो सकता है यह शख्स अपने साथ आपको भी चौड़े में ले डूबे। दूसरे, यह ख्याल भी अपने जहन से निकाल दीजिए कि इसके पास कोई जादू का डंडा है जो हर किसी को हर दुश्वारी से निजात दिला सकता है। यह बहुत खुरापाती आदमी है। यह अपने क्लाइंट को भी धोखा दे सकता है। तुम? मैं आवेशपूर्ण स्वर में बोला। मेरी तौहीन कर रहे हो? तुम मेरा धंधा बिगाड़ रहे हो। उसने मेरी तरफ पीठ फेर दी और आगे बढ़ा। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं बोला। यादव ठिठका, घूमा। उसने प्रश्न सूचक भाव से मेरी तरफ देखा। यह शराफत है तुम पुलिस वालों की? मैं बोला। मुझे घर से लाए थे, घर छोड़कर जाओ। पहले मुझे लगा कि वह कोई सख्त बात कहने जा रहा था, लेकिन वह फिर धीरे से बोला, चलो। उसने फिर मेरी तरफ से पीठ फेर ली। कमला ऐन मेरे कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाई, वापस आना अभी। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मैं यादव के साथ हो लिया। हम दोनों जीप में सवार हुए। कार ग्रेटर कैलाश से विपरीत दिशा की ओर चल निकली। मेरा घर इधर थोड़ी ही है, मैंने विरोध किया। चुप बैठो, यादव घुड़क कर बोला। लेकिन सुना नहीं? मैं खामोश हो गया। उसने एम्बेसडर होटल के टैक्सी स्टैंड पर ले जाकर जीप रोकी। उतरो, वह बोला। यहाँ? मैं हड़बड़ाया। हाँ, यहाँ से घर के लिए टैक्सी कर लो। भाड़ा कौन देगा? पैसेंजर देगा। और कौन देगा? यह धांधली है। हैं? वह दर्शनिकतापूर्ण स्वर में बोला। है। मैं जीप से उतर गया। तुरंत जीप यह जा वह जा। मैं पैदल ही वापस लौटा। यादव कमला को क्यों ढील दे रहा था, यह बात मेरी समझ से बाहर थी। वह मूर्ख नहीं था जो इतना भी न समझता होता कि किचन का दरवाजा बाहर से भी बंद किया जा सकता था
बार बार आत्महत्या का राग तो वह मुझे परखने के लिए अलाप रहा था और घटना स्थल पर घटना के समय के आसपास कमला की मौजूदगी साबित हो चुकी थी। इसी प्रकार अपने पति के कत्ल के लिए भी साधन, अवसर और उद्देश्य तीनों कमला को उपलब्ध थे। यह बात दिलचस्पी और रहस्य से खाली नहीं थी कि यादव फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा था। कमला मुझे साइड डोर पर मिली। क्या बात थी? मैंने उत्सुक भाव से पूछा। वापस क्यों बुलाया? तुमसे बात करनी है, वह बोली। आओ। बात सुबह नहीं हो सकती थी? मैं उसके साथ भीतर दाखिल होता हुआ बोला। आओ तो। हम ड्राइंग रूम में पहुंचे, लेकिन वह वहां रुकने के स्थान पर भीतर स्टडी की तरफ बढ़ी। मैंने प्रतिवाद करना चाहा, लेकिन उसे रुकती न पाकर खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। स्टडी में दाखिल होते ही मैं ठिठका। भीतर वकील बलराज सोनी बैठा था। उसके सामने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की एक खुली बोतल थी, जिसमें से लगता था कि वह कई पैक पी चुका था। ताजा जाम उसके हाथ में था। आओ, वह बोला। आओ। आप यहाँ? मैं बोला। इस वक्त? हाँ। कोई ऐतराज? ऐतराज मुझे क्यों होने लगा? ऐतराज होगा तो घर की मालकिन को होगा। वकील साहब, कमला जल्दी से बोली, यहाँ मेरे से बिजनेस की बात करने आए हैं। बिजनेस की बात करें, सोशल बात करें, कुछ भी बात करें, मुझे क्या। आओ बैठो, वकील बोला। मैं उसके सामने बैठ गया। कमला ने मेरे लिए जाम तैयार किया। उसने अपने लिए भी जाम तैयार किया। आप? मैं बोला। पहले से ही यहाँ मौजूद थे या मेरे लौट कर आने के दौरान पधारे हैं? उसने उत्तर न दिया। उसने अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। एंजॉय योरसेल्फ माई फ्रेंड, वह बोला। आई एम लीविंग। तुरंत वह बाहर की तरफ बढ़ा। मैं अभी आई, कमला बोली और उसके साथ होली। मैं पीछे अकेला रह गया। मैंने अपने ताबूत की एक कील को आग लगाई और अपना गिलास खाली करके नया पैक तैयार कर लिया। बढ़िया विस्की थी, क्यों छोड़ता भला मैं। वैसे भी वो कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम। कोई 5 मिनट बाद वह वापस लौटी। मैंने देखा कि उसने अपने बाल खोल लिए थे और साड़ी की जगह एक बड़ी छीनी ताजी विधवा के लिए बहुत अशोभनीय नाइटी पहन ली थी। उसकी पारखी निगाहों ने मुझे कुर्सी पर बैठे देखा, जिस पर कि एक ही शख्स बैठ सकता था। मेरे करीब आकर दूसरी कुर्सी पर बैठने की जगह वह थोड़ा परे दीवार के साथ लगे दीवान पर जा बैठी। इधर आओ, वह बोली। गिलास उठाए मैं उसके करीब पहुंचा। मैं दीवान पर बैठ गया। वह मुझसे सट कर बैठ गई। उसके नौजवान जिस्म से उठती सौंधी सौंधी खुशबू से मुझ पर मदहोशी तारी होने लगी। इससे पहले कि मुझे नशा हो जाए, मैं बोला, और मेरी अक्ल की दुक्की पिट जाए, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? वह मादक स्वर में बोली। सवाल आसान है, लेकिन जवाब शायद मुश्किल हो और तुम्हें देना पसंद ना हो। मुझे देना पसंद है। सवाल जाने बिना ही? सवाल जानती हूँ मैं हड़बड़ाया। वो जुदा सवाल है, मैं बोला। जो सवाल इस वक्त मेरे जहन में है वो जुदा है। वो क्या सवाल है? सच सच जवाब देने का वादा करती हो? हाँ, मेरे से सच बोलने से तुम्हारे पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं हर हालत में तुम्हारा तरफदार हूँ। दैट्स गुड, आई एम ग्लैड। अब सवाल बोलो। तुमने अपने पति का कत्ल किया है? नहीं, वो निसंकोच बोली। और जूही का? उसका भी नहीं। तुम उसे जीवित उसके बंगले पर छोड़कर आई थी? हाँ, जीवित और सही सलामत, एकदम चौकस। मैं खामोश रहा। और क्या पूछना चाहते हो? वह बोली। कुछ नहीं। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ। तुम मानते हो मैं बेगुनाह हूँ? तुम कहती हो तो मानता हूँ। ओह सुधीर, तुम कितने अच्छे हो। वह मेरे से लिपट गई। उसने मेरे गले में बाहें डालकर मुझे अपनी तरफ घसीटा। उसने मेरे होठों पर अपने गुलाबी होठ रख दिए। विस्की का गिलास अभी भी मेरे हाथ में था। चलो, लेकर चलो। उसके साथ लिपटे लिपटे ही पहले मैंने हाथ बढ़ाकर अपना विस्की का गिलास उठाया और उसे खाली किया। फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके निर्देश पर चलता हुआ उसे पहली मंजिल पर स्थित एक बेडरूम में ले आया। वह गुलाबी दीवारों वाला, साटन की गुलाबी चादरों से और सिल्क के गुलाबी पर्दों से सुसज्जित बेडरूम था। मैंने उसे पलंग पर डाल दिया। फिर मैं अपने जूते, कोट और टाई अपने जिस्म से जैसे नोचकर अलग किए। उसी क्षण उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पलंग पर घसीट लिया।
मैं उसके पहलू में जाकर गिरा। फिर एकाएक कमरा जैसे लट्टू बन गया, जो पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से घूमने लगा। मुझे 1 की 2 कमला दिखाई देने लगी, फिर 4, फिर 8। फिर मेरी आंखों के सामने दिवाली के अनार फूटने लगे, सितारे ही सितारे, लाल, नीले, पीले और हरे। फिर एकाएक लट्टू घूमना बंद हो गया और घुप अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने उगते सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दे में से छन छान कर भीतर आती पाई। मैं हड़बड़ाकर उठा। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर दृष्टिपात किया। 6:30 बज चुके थे। मेरा सिर मुझे मन भर के पत्थर की तरह भारी लगा। मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली। कमला दीन दुनिया से बेखबर मेरे पहलू में सोई पड़ी थी। मैं हैरान होने लगा, रात से दिन कैसे हो गया? जितनी विस्की मैंने कल पी थी, उससे तिगुनी चौगुनी विस्की तो मैंने हजारों बार पी थी। यानी कि नशे की वजह से तो ऐसा हुआ हो नहीं सकता था। ऊपर से मेरा सिर भी अजीब तरह से था। वह भारीपन हैंगओवर वाला तो नहीं था। तो फिर मेरी अक्ल ने यही गवाही दी कि मैं पिछली रात किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ था। जरूर मेरी विस्की में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। किसने किया होगा ऐसा? मेरी निगाह अपने आप ही सोई पड़ी कमला की तरफ उठ गई। इसने ऐसा क्यों किया? जवाब मेरे पास नहीं था। उन हालात में उसे उठाकर जवाब हासिल करने का मैं ख्वाहिशमंद नहीं था। मैंने फर्श पर गिरे अपने कपड़े समेटे और उनके साथ टॉयलेट में दाखिल हो गया। खान मार्केट में एक टी स्टॉल था जो कि खुला था। मैं उसमें जा बैठा। अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन सिर का भारीपन अभी भी बरकरार था। उसी की वजह से मुझे चाय की भारी तलब लग रही थी। टी स्टॉल में 8-10 आदमी मौजूद थे। छोकरा मुझे चाय दे गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। सिगरेट मुझे इतना कसैला लगा कि मैंने उसे एक ही कश लगाकर फेंक दिया। अलबत्ता चाय मुझे राहत पहुंचा रही थी। तभी एक वर्दीधारी हवलदार ने स्टॉल में कदम रखा। वह मालिक के काउंटर के पास ही एक कुर्सी घसीटकर बैठ गया। जिस रफ्तार से उसके हाथ में चाय का गिलास पहुंचा, उससे मुझे लगा कि वह मालिक का परिचित था। दरोगा साहब, एकाएक मालिक बोला, यह क्या हो रहा है दिल्ली शहर में तुम्हारे राज में? अब क्या हुआ? हवलदार हड़बड़ाया। अखबार नहीं देखा आपने आज का? नहीं, क्या है उसमें? वही है जो रोज होता है। साल में 365 दिन होता है। फिर एक कत्ल की खबर छपी है। अब कौन मर गया? आपने जॉन पी अलेक्जेंडर का नाम सुना है? उसका नाम किसने नहीं सुना? उसी का कोई आदमी बताया जाता है मरने वाला। कौन सा आदमी? मैं बोले बिना न रह सका। नाम नहीं छपा? दोनों ने घूर कर मेरी तरफ देखा। छपा है, मालिक बोला। राम प्रताप चौधरी नाम का आदमी है कोई। अखबार है तुम्हारे पास? इस वक्त नहीं है, कोई ले गया है। मंगाऊं? नहीं, जरूरत नहीं। फिर वह खुद ही बताने लगा कि चौधरी के कत्ल की बाबत अखबार में क्या छपा था। किसी ने चाकू उतार दिया था पट्टे के दिल में। मालिक बोला, ग्रेटर कैलाश के एक फ्लैट में उसकी लाश पाई गई है। कहते हैं वह फ्लैट सुधीर कोहली नाम के जिस आदमी का है, वह कोई प्राइवेट डिटेक्टिव है और उसका परसों रात छतरपुर में हुए अमरजीत ओबरॉय के कत्ल से भी कोई रिश्ता है। ऊपर से मजे की बात यह है कि जूही चावला नाम की एक लड़की का वो बॉडीगार्ड बना हुआ था, लेकिन काम उसका भी हो गया। दरोगा साहब, कहते हैं यह लड़की ओबरॉय की माशूका थी। होगी, हवलदार लापरवाही से बोला। पेपर के मुताबिक अब पुलिस सुधीर कोहली को तलाश कर रही है और वो पट्टा कहीं नहीं मिल रहा। जरूर सारे कत्ल उसी ने किए होंगे और अब चौधरी के इस तीसरे कत्ल के बाद अपने आप को फंसता पाकर फुट गया होगा कहीं। कानून से भला कोई बच सकता है? हवलदार दार्शनिकतापूर्ण स्वर में बोला। कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा वह सुधीर कोहली का बच्चा। मैं कुछ न बोला। मैं सिर झुकाए चाय की चुस्कियां लेता रहा। मैंने चाय खत्म की और उठकर बाहर की तरफ बढ़ा। तभी एक छोकरा मालिक का अखबार लेकर वापस लौटा। यह देखो दरोगा साहब। मालिक अखबार खोलकर हवलदार को दिखाने लगा। यह रही खबर। मैंने काउंटर पर चाय की अठन्नी रखी। मैंने स्टॉल से बाहर एक ही कदम निकाला था कि एकाएक एक मजबूत हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैं घूमा। हवलदार मुझे थामे था और हैरानी भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। खबरदार,
वह चेतावनी भरे स्वर में बोला, किस बात से? भागने की कोशिश न करना, तुम गिरफ्तार हो। वो किस लिए? तुम सुधीर कोहली हो। कैसे जाना? उसने काउंटर पर खुले पड़े अखबार की तरफ इशारा किया। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर मेरी तस्वीर छपी हुई थी। आपका खादिम हवालात में। कहाँ कमला जैसी कड़क सुंदरी का रंगीन रोमांटिक गुलाबी बेडरूम, और कहाँ वह नीम अंधेरी पथरीली तारीख हवालात की कोठरी। एक तो मैं गिरफ्तार, ऊपर से यह सस्पेंस कि चौधरी मेरे फ्लैट में कैसे पहुंच गया और उसे चाकू मार के उसका खून किसने किया। क्या अलेक्जेंडर ने उसे वहां प्लांट किया हो सकता था? किस लिए? मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाकर, मुझे मेरे खतरनाक अंजाम से डराकर, मुझसे लेजर हासिल करने के लिए? मुझे वह बात न जची। चौधरी अलेक्जेंडर का आदमी था। मुझे फंसाने के लिए उसे अपने आदमी का कत्ल करवाने की क्या जरूरत थी? मैं हवालात में जरूर था, लेकिन अपने किसी बुरे अंजाम से त्रस्त मैं नहीं था। मैं चौधरी के कत्ल के केस में नहीं फंस सकता था। मेरे पास बड़ी मजबूत एलिबाई थी। उसके कत्ल के वक्त तो मैं ग्रेटर कैलाश से बहुत दूर कमला नाम की हूर के पहलू में था, और वह मेरे पहलू में थी। यानी कि अगर वह मेरी बेगुनाही की गवाह थी, तो मैं उसकी बेगुनाही का गवाह था। कत्ल अगर मैंने नहीं किया था, तो उसने भी नहीं किया था। 1 बजे के करीब मुझे सब इंस्पेक्टर यादव के सामने पेश किया गया। क्या कहते हो? वह बोला। यही। मैं बोला कि मैं बेगुनाह हूँ। वो तो तुम हो, और क्या कहते हो? वो तो मैं हूँ। मैं हैरानी से बोला। हाँ, यानी कि मानते हो कि चौधरी का कत्ल मैंने नहीं किया? मानता हूँ और जानता हूँ। फिर मैं गिरफ्तार क्यों हूँ? तुम गिरफ्तार नहीं, हिरासत में हो। हिरासत में भी क्यों हूँ? क्योंकि पहले हमें असली कातिल की खबर नहीं थी। अब है? हाँ। कौन है असली कातिल? तुम्हारी क्लाइंट। तुम्हारी क्लाइंट कमला ओबरॉय? हाँ। मैं हंसा। क्या हुआ? हंसते क्यों हो? अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो यादव साहब। वो कैसे? कमला कम से कम चौधरी की कातिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कल सारी रात वो मेरे साथ थी। तुम्हें कैसे मालूम? अब मुझे बेहुदा बात कहनी पड़ेगी। कह डालो। एक शर्त पर कहूंगा। कौन सी शर्त? यह है कि तुम इसे राज रखोगे। अच्छा, वो मेरे पहलू में थी सारी रात? हाँ, यानी कि तुम्हारी उसकी कोठी से रुखसत होने से लेकर आज दिन का सूरज चढ़ने तक? हाँ। क्या गारंटी है कि वह सारी रात तुम्हारे पहलू में थी? मतलब तुम दावे के साथ कह सकते हो कि आधी रात से सुबह होने तक एक क्षण के लिए भी तुम्हारी पलक नहीं झपकी थी? मैं खामोश हो गया। यानी कि नहीं कह सकते? तुम यह कहना चाहते हो कि रात को किसी वक्त कमला मेरे पहलू से उठी और मेरे फ्लैट में जाकर चौधरी का कत्ल कराई? हाँ। ऐसा सोचने की कोई वजह? बहुत मजबूत वजह है। तुम्हारी जानकारी के लिए, कल तुम्हारी निगरानी के लिए एक आदमी मैंने तुम्हारे पीछे लगाया हुआ था। क्या? इसी वजह से मुझे मालूम है कि जब मैंने तुम्हें टैक्सी स्टैंड पर छोड़ा था, तो वहां से टैक्सी करके तुम अपने घर नहीं गए थे। तुम पैदल वापस ओबरॉय की कोठी पर लौट गए थे। मेरा आदमी रात भर ओबरॉय की कोठी के बाहर तुम्हारी फिराक में धुनी रमाए बैठा रहा था। वह चश्मदीद गवाह है इस बात का कि रात के 2 बजे कमला ओबरॉय कोठी से बाहर निकली थी और अपनी कार पर सवार होकर कहीं गई थी। 3:30 बजे वह कोठी में वापस लौटी थी। यानी कि तुम्हारा वह दावा 100% गलत है कि कल रात वह हर क्षण तुम्हारे पहलू में थी। वह 1.5 घंटा तुम्हारे पहलू से गायब रही थी और तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी थी। मैं सन्नाटे में आ गया। कई क्षण मेरे मुंह से बोलना फूटा। तुम्हारे आदमी ने कमला का पीछा किया था? अंत में मैंने दबे स्वर में पूछा। नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी निगरानी के लिए तैनात किया गया था, न कि कमला की। मैं फिर खामोश हो गया। अब मुझे पूरी गारंटी हो गई कि पिछली रात मुझे विस्की में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई गई थी, और वह बेहोशी की दवा मुझे किसी मिशन की खातिर पिलाई गई थी। चौधरी का कत्ल करने के मिशन की खातिर। और यादव आगे बढ़ा। पुलिस का डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर भी चुका है कि हत्या 2:30 और 3 के बीच किसी वक्त हुई है। लाश कब बरामद हुई? 3:30 बजे। इतनी जल्दी कैसे? तुम्हारे मकान मालिक ने तुम्हारे फ्लैट से आती कुछ उठा पटक की आवाजें सुनी थी। उसने समझा कि वहां कोई चोर घुस आया था
उसने पुलिस को फोन कर दिया था। उसे मेरी इतनी फिक्र थी? उसे अपनी फिक्र थी। चोर उसके घर में भी घुस सकता था। तुम्हारे पास मिसेस ओबरॉय के खिलाफ सिर्फ यह है कि हत्या के समय वह अपनी कोठी पर नहीं थी। इतने भोले मत बनो। उसके खिलाफ ढेरों सरकमटेंशियल एविडेंस है। मसलन अपने पति की कथित आत्महत्या के समय भी वह बड़े संदेहजनक हालात में अकेली उसके पास मौजूद थी। अपना ऐतराज तुम अपने पास रखो। तुम सिर्फ इसीलिए उसे एलिबाई देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वह तुम्हारी क्लाइंट है और उसके लिए ऐसा कुछ भी करना तुम्हारा फर्ज बनता है। फिर जूही चावला की कथित आत्महत्या के समय भी वह, सिर्फ वह, उसके बंगले में मौजूद थी और अंत में चौधरी की तुम्हारे फ्लैट में हुई हत्या के वक्त भी वह अपनी कोठी में नहीं थी। इसमें से किसी एक बात को मैं इत्तेफाक का दर्जा दे सकता था, लेकिन तीन तीन इत्तेफाक मुझे हजम नहीं होने वाले। उसको चौधरी की हत्या करने की क्या जरूरत थी? वह परसों रात ओबरॉय की स्टडी में घुसा हुआ था। वहां से वह ऐसा कुछ जान गया होगा जो कि कमला ओबरॉय के लिए खतरनाक साबित हो सकता था और उसे सीधे फांसी के फंदे तक ले जा सकता था। उसका मुंह बंद रखने के लिए उसने उसका कत्ल कर दिया होगा। ऐसा उसने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले उसने कोई और कत्ल करना था, जूही चावला का। हर काम अपनी बारी से ही होता है जासूस साहब। मैं खामोश रहा। तुम सयाने बड़े बनते हो, लेकिन कम से कम इस बार तो तुम उस औरत के हाथों जी भर के बेवकूफ बन रहे हो। अभी तक जो 3 कत्ल हुए हैं उन तीनों में ही किसी न किसी तरीके से उसने तुम्हें अपनी एलिबाई बनाया है। कल रात अगर मेरा आदमी तुम्हारी निगरानी न कर रहा होता तो बाद में तुम गंगा जल उठाकर यह कहने को तैयार हो जाते कि वह रात के हर क्षण तुम्हारे पास थी। चौधरी का कत्ल मेरे फ्लैट में क्यों? होगी कोई वजह। शायद वह तुम्हें उस कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहती हो, लेकिन मैं तो उसके साथ था। क्या सबूत है? वो खुद सबूत है। अगर वो मुकर जाए तो क्या सबूत है? इस बात का जवाब कोठी की निगरानी करते मेरे आदमी को नजरअंदाज करके देना। फिर तो कोई सबूत नहीं। एग्जैक्टली। कोहली साहब, तुम्हारे ऐसा कहने पर वह ऐसी हाल दुहाई मचा सकती है कि तौबा भली। वह कह सकती है कि तुम एक गंदे जलील आदमी एक लाचार बेसहारा विधवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। कौन मान लेता है इस बात को कि उसके पति का अंतिम संस्कार होने से भी पहले वह किसी गैर मर्द की बाहों में थी? ओबरॉय की लाश अभी भी पुलिस के पास है? नहीं, आज सुबह सवेरे मिसेज लाश ले गई थी और उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। और जूही चावला की लाश? वह अभी पुलिस के ही पास है। उसे शाम तक रिलीज किया जाएगा। उसका कोई रिश्तेदार सामने आया है? सामने कोई नहीं आया, लेकिन खबर लगी है उसके रिश्तेदारों की। उसका परिवार शिमला में रहता है। उन्हें खबर भिजवाई जा चुकी है। मैं फिर खामोश हो गया। मेरी आंखों के सामने फिर कमला ओबरॉय का चेहरा उभरा। कितना छल कपट छुपा हुआ था उस खूबसूरत चेहरे की ओट में। कैसे इतना खून सफेद हो सकता था किसी औरत का? अब मुझे यह भी महसूस होने लगा कि मेरी 2 लाख की फीस उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कबूल कर ली थी और 20,000 रुपये मुझे कुछ ज्यादा ही सहूलियत से हासिल हो गए थे। उस औरत ने 20,000 रुपये में अपना कोई मुहाफिज या खैर ख्वाह नहीं खरीदा था। एक बलि का बकरा खरीदा था जिसका नाम सुधीर कोहली था। कोहली? यादव बोला। तुम इतने अहमक नहीं हो कि मौजूदा हालात का जुग्राफिया न समझ सको। मैं अभी तुम्हें कातिल का मददगार होने के बिना पर गिरफ्तार कर सकता हूँ और उस औरत से तुम्हें कितनी भी बड़ी फीस क्यों न हासिल हुई हो, वह जेल में 5-6 साल गुजारने का बदला नहीं हो सकती। चौधरी का कत्ल तुमने न किया होने की इत्तेफाक से मुझे जाती गारंटी न होती तो मैंने तुम्हारा रत्ती भर लिहाज न किया होता। तुम इसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही तुम्हारे हक में है। अब बोलो कि तुम समझदार आदमी हो कि अकल के अंधे हो? मैं समझदार हूँ। गुड। अब साबित करके दिखाओ कि तुम समझदार आदमी हो। कैसे साबित करके दिखाऊं? सबसे पहले यही बताओ कि ओबरॉय की स्टडी में तुम्हारे हाथ क्या लगा था। मैंने बड़ी शराफत से उसे लेजर के बारे में बता दिया और मैंने उसे कस्तूरचंद और उसकी लीज के बारे में बताया। वह बात यादव को पसंद आई। यानी कि? यादव बोला। ओबरॉय की जिंदगी में कस्तूरचंद को उसकी जगह वापस हासिल नहीं हो सकती थी।
नहीं हो सकती थी, मैं बोला। वैसे भी ओबरॉय ने उसके साथ बहुत मार मारी की थी, जिसका कभी मौका मिलने पर बदला उतारने का कस्तूर चंद बहुत ख्वाहिशमंद था। ओबरॉय की हत्या के केस में तुम एक और मर्डर सस्पेक्ट पेश कर रहे हो, प्लेट में सजाकर। मैं मिलूंगा इस कस्तूर चंद से, दिल से मिलना। मतलब अगर पहले से यह ठान कर मिलोगे कि हत्यारी कमलाई है तो कुछ बात नहीं बनेगी। तुम वो किस्सा छोड़ो, तुम लेजर की बात करो। क्या बात करूं? अब कबूल करते हो कि अलेक्जेंडर के आदमियों के हाथों जो तुम्हारी धुनाई हुई है वह उस लेजर बुक की वजह से हुई है? हाँ, मुझे दो। क्या? लेजर बुक? और क्या? दे दूंगा। अभी दो। अभी कैसे दूं? अभी वो मेरे पास नहीं है। जहां वो है वहां से लेकर आओ। यह फौरन मुमकिन नहीं। तो कब मुमकिन होगा? कल। कल लेजर बुक तुम्हें मिल जाएगी, उससे पहले नहीं। मैं पहले चाहता हूं तो पढ़े चाहते रहो। उसने घूर कर मुझे देखा। और वह यूं ही फोकट में नहीं मिल जाएगी तुम्हें। क्या मतलब? उसे हासिल करने के लिए बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा? यहाँ आने से पहले ओबरॉय बम्बई में बिजनेस करता था। वहाँ धंधे में उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ था कि वह दिवालिया होते होते बचा था। हो सकता है इस सिलसिले से वहाँ की पुलिस का भी कोई वास्ता पड़ा हो। तुम बम्बई पुलिस को ट्रंक कॉल करके या वहाँ टेलेक्स भेजकर मालूम करो कि बम्बई में ओबरॉय के साथ क्या बीती थी। तब तुम मुझे लेजर दोगे? हाँ, वादा। लेजर से मुझे क्या हासिल होगा? उससे तुम्हें मालूम होगा कि अलेक्जेंडर के 2 नंबर के पैसे का हिसाब क्या है। यह सबूत मिलेगा कि वह शैली भटनागर को और ओबरॉय उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यह शैली भटनागर कौन हुआ? मैंने बताया, सविस्तार बताया। इस लिहाज से तो वह भी गुनहगार हो सकता है। कमला ओबरॉय का पीछा छोड़ो तो कोई भी गुनहगार हो सकता है। हो सकता होगा, लेकिन फिलहाल तो मेरा पसंदीदा कैंडिडेट वही है। यह बात तुम्हें अजीब नहीं लगती कि कमला ओबरॉय जैसी नाजुक औरत चौधरी जैसे गोरिल्ले पर चाकू का घातक वार कर पाई? अजीब लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं लगती। वह चाकू बड़ा अनोखा है। चाकू की जगह उसे खंजर कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। ये लंबा तो फल था उसका, और धार ऐसी पैनी कि कागज से पतली। आगे से थोड़ा मुड़ा हुआ। मैं बौखला कर बोला, दस्ते के पास सितारा बना हुआ? हाँ, दस्ता ऐसा जैसे उस पर किसी जानवर की खाल मड़ी हुई हो। हाँ, तुमने कब देख लिया वो चाकू? वो चाकू है कहाँ? मेरे पास है। दिखाओ। उसने मेज की दराज से चाकू निकालकर मेरे सामने रख दिया। मेरा रहा सहा शक भी दूर हो गया। वह चाकू आपके खादिम का था। इस पर किसी की उंगलियों के निशान मिले? कई क्षण की खामोशी के बाद मैंने सवाल किया। नहीं, यह चाकू मेरा है। वो तो चाकू का जिक्र सुनकर तुम्हारे बौखलाने से ही मुझे महसूस हो रहा था। और इसमें एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से हत्यारे का पकड़ा जाना लाजमी है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? यादव एकदम चौकन्ना हो उठा। यह चाकू बस्तर के एक आदिवासी कबीले में इस्तेमाल होता है। खास बात इसके हत्थे में है। इस चाकू पर एक ऐसे जानवर की खाल मड़ी हुई है जिस पर की कील जैसे सख्त और सुई जैसे बारीक कांटे उगते हैं। वे कांटे इतने सूक्ष्म होते हैं कि न तो आंखों को दिखाई देते हैं और न स्पर्श से महसूस होते हैं। यानी कि आमतौर पर सहज भाव से अगर चाकू को हैंडल से पकड़ा जाए तो वे कांटे हथेली को नहीं चुभते, लेकिन किसी पर वार करने की नियत से चाकू का हैंडल हथेली में जकड़ कर थामना होता है और उसे जोर लगाकर शत्रु के जिस्म में धकेलना होता है। इसलिए ऐसा करने पर वे कांटे खड़े हो जाते हैं और वार करने वाले की हथेली में धंस जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस किसी ने भी इस चाकू का घातक वार चौधरी पर किया था उसका हाथ जरूर लहूलुहान हो गया होगा। और अब इस केस के संदिग्ध व्यक्तियों के हाथों का मुआयना करके ही यह जाना जा सकता है कि हत्यारा कौन है। ऐसा अजीब चाकू है यह? यादव मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। हाँ, जिस कबीले की यह इजाद है वे किसी के कत्ल को बड़ा गंभीर और जिम्मेदारी का मामला समझते हैं। वे कहते हैं कि मारने वाले को भी अपने कुकृत्य का एहसास होना चाहिए, और इसीलिए यह चाकू बनाया गया है कि जब हत्यारा का खून बहे तो हत्यारे का भी खून बहे। कमाल है। देखने में तो हैंडल में कोई खासियत दिखाई नहीं देती, लेकिन है।
तुम मुझे कोई कहानी तो नहीं सुना रहे हो? यह एक कहानी नहीं, हकीकत है और तुम्हारे केस का हल है। जिस किसी ने भी चौधरी के सीने में खंजर उतारा है, उसकी हथेली तुम्हें घायल मिलेगी। यादव का ध्यान मेरी बात की तरफ नहीं था। वह बड़ी बारीकी से चाकू के हैंडल का मुआयना कर रहा था और मेरे पास से कतई आश्वस्त नहीं लग रहा था। एकाएक उसने चाकू को हैंडल से थामा और उसका एक भीषण प्रहार लकड़ी की मेज पर किया। चाकू का फल लकड़ी में धंस गया। उसने तुरंत दस्ते पर से अपना हाथ हटा लिया। चाकू झनझनाता हुआ कुछ क्षण आगे पीछे झूलता रहा और फिर स्थिर हो गया। यादव हक्का पक्का सा अपनी हथेली को देख रहा था, जिस पर से उस वक्त खून के बड़े सूक्ष्म फव्वारे छूट रहे थे। मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, वह बोला, इसलिए क्योंकि पंक्चर वुंड सुई से भी बारीक है, लेकिन बाद में होगा। ऐसा अनोखा चाकू तुम्हारे पास कहां से आया? उस कबीले की एक लड़की ने मुझे यह भेंट स्वरूप दिया था। मैं अभी कमला ओबराय को यहाँ तलब करता हूँ। अगर उसकी हथेली घायल हुई तो खेल आज ही खत्म हो जाएगा। उसे ही क्यों तलब करते हो? केस से संबंधित सारे व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं करते हो? इस तरह तुम अलग अलग एक एक के पीछे भागने से बच जाओगे। मुझे मिसेस ओबरॉय से आगे नहीं भागना पड़ेगा। शायद तुम्हारी यह मुराद पूरी ना हो, लेकिन मिसेस ओबरॉय का हाथ तो मैं अभी देखूंगा। बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर हत्यारी वह न हुई, लेकिन हत्यारे से उसका गठजोड़ हुआ, तो वह हत्यारे को चेतावनी नहीं दे देगी कि तुम किस फिराक में हो। हत्यारा क्या करेगा? वह अपना हाथ काटकर फेंक देगा या उसे किसी स्वस्थ हाथ से बदल लेगा। वह गायब हो जाएगा और तब प्रकट होगा जब उसका हाथ एकदम ठीक हो चुका होगा। यह बात यादव को जची। ठीक है, वह निर्णयात्मक स्वर में बोला। आज शाम 8 बजे मैं केस से संबंधित सारे लोगों को मिसेस ओबरॉय की कोठी पर जमा करूंगा। तुम भी आना। मैं जरूर आऊंगा और तुम बंबई पुलिस से संपर्क जरूर करना। करूंगा। कल मुझे लेजर बुक मिल जाए। जरूर मिल जाएगी। ना मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। ना का कोई मतलब ही नहीं। फुटो। यानी कि मैं आजाद हूं। अब क्या लिख कर देना होगा? नहीं, ऐसे ही चलेगा। मैं वहां से विदा हो गया। मैं ग्रेटर कैलाश पहुंचा। वहां अपने फ्लैट के आगे मुझे अलेक्जेंडर की इम्पाला खड़ी न दिखाई थी। यानी कि अलेक्जेंडर या उसके चमचे का एक फेरा और वहां लग चुका था। अपने फ्लैट में मुझे वो अव्यवस्था न दिखाई थी जो कि पुलिस और अलेक्जेंडर के आदमियों के वहां आगमन के बाद अपेक्षित थी। मैं यह तक अंदाजा न लगा सका कि चौधरी की लाश मेरे बेडरूम में पाई गई थी या ड्राइंग रूम में। अच्छी और संतोषजनक खबर यह थी कि लेजर बुक टॉयलेट में अपनी जगह मौजूद थी। मैंने ऑफिस में फोन किया। दिस इज योर एम्प्लॉयर स्पीकिंग। रजनी लाइन पर आई तो मैं बोला, नहीं हो सकता। मेरी मेहरबान सेक्रेटरी बोली, मेरा एम्प्लॉयर तो जेल में है। अरे मैं ही बोल रहा हूँ। मैं झल्लाया। सुधीर कोहली। कमाल है, यानी कि अब जेल की कोठरियों में भी टेलीफोन लग गए हैं। मैं अपने फ्लैट से बोल रहा हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी छूट गए आप। अफसोस हो रहा होगा तुम्हें इस बात का। नहीं, मैं तो आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी। फिक्रमंद थी तो कुछ किया नहीं? क्या करती? किसी वकील के पास जाती, मुझे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश करती। सॉरी, भूल गई। अगली बार ऐसा ही करूंगी। यानी कि तुम्हें भूल सुधार का मौका देने के लिए मुझे फिर गिरफ्तार होना पड़ेगा। कितने समझदार हैं आप और कितने कमबख्त हो तुम। वह हंसी। हंस रही हो यानी कि बेवकूफ भी हो। यह भी नहीं जानती हो कि कब हंसना होता है, कब रोना होता है। जानती हूँ। हंस रही हूँ, लेकिन फूट फूट कर। चाहे तो आकर देख लीजिए। मेरा कोई फोन आया था, सिर्फ मिसेस ओबरॉय का। मैंने उसे समझाया कि आप जेल में थे और वहां से आपके छूटते छूटते सन बदल सकता है, लेकिन वो है फिर भी बार बार फोन किए जा रही है। दिलो जान से फिदा मालूम होती है वो आप पर। जवाब मैंने फोन बंद करके दिया। मैंने कमला ओबरॉय को फोन किया। वह लाइन पर आई तो मैं बोला, कोहली बोल रहा हूँ। जेल से छूट गए? वह बोली, हाँ। कैसे छूटे? वैसे ही जैसे कोई बेगुनाह आदमी छूटता है। लेकिन पेपर में तो। पेपर को छोड़ो। तुम्हारी जानकारी के लिए खुद पुलिस मेरी गवाह है कि चौधरी का खून मैंने नहीं किया। अच्छा, वो कैसे? कल रात पुलिस का एक आदमी तुम्हारी कोठी की निगरानी कर रहा था। वही इस बात का गवाह है कि कल सारी रात
मैं कोठी से बाहर नहीं निकला था। उसके छक्के छूट गए कि कोई पुलिस का आदमी कल कोठी की निगरानी कर रहा था। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा कोई आदमी होता तो वह तुम्हें दिखाई दिया होता। यही कहने जा रही थी ना तुम? सुधीर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जरूर, मैं शाम को हाजिर होऊंगा। अभी आओ। अभी मुमकिन नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। लेकिन मेरे काम की अहमियत तुम्हारी निगाह में ज्यादा होनी चाहिए। आखिर मैं सी यू स्वीटहार्ट। मैंने लाइन काट दी। अब शाम तक तो वह यह सोच सोचकर तड़पती कि पिछली रात का उसका कोठी से 1.5 घंटे के लिए गायब होना कोई राज नहीं रहा था। मैंने नहा धोकर नए कपड़े पहने। फिर टॉयलेट की टंकी से मैंने लेजर बुक निकाली और उसे लेकर एन ब्लॉक मार्केट पहुंचा। वहां से मैंने लेजर बुक के हर पेज की जेरोक्स कॉपी बनवाई। मैं करोल बाग पहुंचा। हरीश पांडे अपने घर पर मौजूद था, जो कि अच्छा था। वह बहाना मिलता तो मुझे उसकी तलाश में कई जगह भटकना पड़ता। हम बैठ गए तो मैंने सवाल किया, अब जरा ठीक से बताओ, कल क्या हुआ था? कल मैंने बताया तो था। वो पुलिस को बताया था। एक ही बात ना हुई? नहीं हुई। और मेरे साथ ज्यादा पसरने की कोशिश मत करो। कल तुम्हारे माथे पर लिखा था कि तुम पुलिस को मुकम्मल बात नहीं बता रहे थे। लेकिन अब बक भी चुको। अच्छा, सुनो, 7:30 बजे के करीब मैं वहां पहुंचा था। अभी मैं बंगले का जुग्राफिया ही समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां एक टैक्सी पहुंची थी और हाथ में एक एयर बैग लिए एक सूट बूट धारी व्यक्ति उसमें से बाहर निकला था। वह सीधा जूही चावला के बंगले में दाखिल हो गया था। तुम कहाँ थे? सड़क के पार, एक लैंप पोस्ट के पीछे। फिर बंगले के मुख्य द्वार पर जाकर उसने कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुला। वह भीतर दाखिल हो गया और मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं बस सतूर बाहर जमा रहा। फिर कोई 1.25 घंटे के बाद दरवाजा खुला और एयर बैग वाला जो आदमी भीतर गया था वह एक खूबसूरत औरत के साथ बाहर निकला। वे दोनों कंपाउंड में खड़ी एक सफेद मारुति में सवार हो गए। ड्राइविंग सीट पर औरत बैठी थी और वह आदमी उसकी पकड़ में। फिर कार वहां से चली गई। 10-15 मिनट मैंने बंगले से बाहर ही बिताए। जब वह कार वापस न लौटी तो मैंने बंगले के कंपाउंड में कदम रखा। कई बार मैंने कॉल बेल बजाई, दरवाजा भी ट्राई किया, लेकिन वो बंद था। मैंने यही समझा कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही जूही कहीं चली गई थी। मैं उसके इंतजार में बंगले के बरामदे में बैठ गया। यानी कि जो औरत मारुति पर वहां से गई थी वो जूही नहीं थी? नहीं। फिर कोई 1 घंटा मैं वहां बैठा रहा। जब कोई मुझे पहुंचता न दिखाई दिया तो मैं पिछवाड़े में पहुंचा। पिछवाड़े के भी तमाम दरवाजे बंद थे, लेकिन वहां किचन के दरवाजे और रोशनदान की झर्रियों में से निकलती गैस की गंध मेरे नथुनों से टकराई। मैंने रोशनदान पर चढ़कर भीतर किचन में झांका तो मैंने जूही को किचन के फर्श पर पड़ा पाया। तब मैंने पुलिस को फोन कर दिया। जो आदमी टैक्सी पर वहां आया था उसका हुलिया बयान करो। नाम ही ना बता दूं उसका? मैंने घूरकर पांडे को देखा। तुम्हें उस शख्स का नाम मालूम है? हाँ। क्या नाम है उसका? सोनी साहब। तुम्हें कैसे मालूम? तुम उस आदमी को पहचानते हो? नहीं। तो कॉल बेल के जवाब में जब जूही ने बंगले का दरवाजा खोला था तो उसने उस शख्स की शक्ल देखते ही बड़ी घबराहट में कहा था, सोनी साहब, आप फिर आ गए। तुमने उसे सोनी साहब कहते साफ सुना था? हाँ। उसका हुलिया फिर भी बयान करो। उसने किया। वह सरासर वकील बलराज सोनी का हुलिया बयान कर रहा था। मैं गोल्फ लिंक पहुंचा। वहां ओब्रॉय की कोठी के कंपाउंड में जहां कई वाहन खड़े थे वहां उनमें एक पुलिस जीप भी थी। विशाल ड्राइंग रूम में मुझे सब लोग मौजूद मिले। वकील बलराज सोनी और कमला ओब्रॉय एक तरफ एक सोफे पर बैठे थे और सिर जोड़े किसी बड़ी संजीदा बात पर बहस कर रहे थे। अलेक्जेंडर और शैली भटनागर एक अन्य सोफे पर इकट्ठे बैठे दिखाई दिए। उनमें भी गुफ्तगू का माहौल गर्म था। कस्तूर चंद और सब इंस्पेक्टर यादव एक एक सोफा चेयर पर अकेले बैठे थे। मैंने देखा कस्तूर चंद अपने हाथों में सफेद सूती दस्ताने पहने था। सबकी निगाह मुझ पर पड़ी, लेकिन मेरी क्लाइंट समेत किसी के भी चेहरे पर ऐसा भाव न आया जैसे किसी को मेरे आगमन से खुशी हुई हो। अलबत्ता यादव अपने स्थान से उठा और मेरे करीब आकर मुझे बाहां पकड़कर ड्राइंग रूम से बाहर स्विमिंग पूल वाली साइड के लॉन में ले आया। मैंने बंबई पुलिस से बात की थी।
वह बोला, अच्छा क्या मालूम हुआ? यह कि शैली भटनागर कभी बंबई में अमरजीत ओबरॉय का मैनेजर हुआ करता था। उसी ने कंपनी के माल का कुछ ऐसा घोटाला किया था कि पुलिस केस बन गया था। तब वे एक फाइनेंस कंपनी चलाते थे और घोटाला पब्लिक के पैसे से ताल्लुक रखता था। इस वजह से जेल दोनों ही जा सकते थे, लेकिन ओबरॉय किसी तरह बच गया था और शैली भटनागर को 2 साल कैद की सजा हुई थी। जेल से छूटकर भटनागर बंबई छोड़कर दिल्ली आ गया था। तब से अब तक उसने फिर ऐसा कोई काम नहीं किया है जो इखलाकी या कानूनी तौर पर गलत समझा जाए, बशर्ते कि उसने ओबरॉय का कत्ल न किया हो, जो कि इखलाकी और कानूनी दोनों ही तरीकों से गलत काम है। वह कातिल हो सकता है, उद्देश्य तो है उसके पास। आखिर ओबरॉय ने अपने आप को सेव करके उसे जेल भिजवाया था। यह तो कई साल पुरानी बात है। कई लोगों की बासी कड़ी में उबाल कुछ ज्यादा ही देर से आता है। उसके पास ओबरॉय के कत्ल के वक्त की एलिबाई है। तुमने चेक की है उसकी एलिबाई? हाँ, कस्तूरचंद दस्ताने पहने हुए है। मैंने देखा है। अभी मालूम करते हैं कि वह क्यों दस्ताने पहने हैं। हम वापस ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। यादव फौरन ही कस्तूरचंद से मुखातिब हुआ। आप बराए मेहरबानी अपने दस्ताने उतारिए। काहे? कस्तूरचंद हड़बड़ाया। जो कहा जाए वो कीजिए। परंतु काहे को? हमारे दस्तानों से आपने क्या तकलीफ हुई गई? आपको ऐतराज है दस्ताने उतारने से? ऐतराज तो ना है, परंतु फिर भी तुम मारे ने दस्ताने पहने ही रहने दो। क्यों? क्योंकि मारे दोनों हाथों पर लाल लाल छाले पड़े हुए सू और कई जगहों सू खाल फटी पड़ी सू। नजारा घना खराब सू, देखा न जावेगा थारे सू। ऐसा कैसे हो गया? मारे बागवानी के शौक से हो गया। कोई जहरीला कांटा चुभ गया दोनों हाथा में। फिर भी आप दस्ताने उतारिए, हम नजारा बर्दाश्त कर लेंगे। अजीब बात सू, या तो आप हमारे दस्तानों के पीछू के पड़े हुए सू। कस्तूरचंद जी प्लीज कहना मानिए, यह एक पुलिस इंक्वायरी है जिसके लिए आपको दस्ताने उतारने जरूरी हैं। अच्छा। उसने दोनों दस्ताने उतारे और अपने हाथ सामने फैला दिए। नजारा वाकई हौलनाक था। उसकी हथेलियां सूजकर लाल सुर्ख हो गई थी और उन पर कुछ फूटे हुए और कुछ अभी भी सलामत छाले दिखाई दे रहे थे। ऊपर से दोनों हथेलियों पर कोई सफेद मलहम सी मली दिखाई दे रही थी। उतना बुरा हाल मेरे अनोखे चाकू से और वह भी दोनों हथेलियों का नहीं हो सकता था। शुक्रिया, यादव तनिक आंदोलित स्वर में बोला। आप दस्ताने पहन लीजिए। वह दस्ताने पहन चुका तो तभी मौजूद लोगों ने दोबारा उसकी तरफ निगाह डाली। साहबान, यादव गंभीरता से बोला, 3 दिन में 3 कत्ल हो चुके हैं और हालात बताते हैं कि तीनों कत्ल किसी एक आदमी का काम है। यहाँ आप लोगों को इसलिए तलब नहीं किया गया क्योंकि हमें आप में से किसी के कातिल होने का शक है, बल्कि आपको इसलिए तलब किया गया है कि आप सब लोग किसी न किसी रूप में किसी न किसी हत्याकांड से संबंधित थे और आप हमें ऐसा कुछ बता सकते हैं जो कि इन हत्याओं के केस को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। मसलन मिसेस ओबरॉय पहले हत्याकांड की बेवा है और कस्तूरचंद जी एक तरह से पहले हत्याकांड के लैंडलॉर्ड थे। मिस्टर अलेक्जेंडर का हत्याकांड नंबर 3 चौधरी कर्मचारी था। सोनी साहब हत्याकांड नंबर 1 के वकील थे और मिस्टर भटनागर हत्याकांड नंबर 2 जूही चावला के एम्प्लॉयर थे। सुधीर कोहली एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कि मौजूदा केस में मिसेस ओबरॉय की मुलाजमत में है। एक एक नाम लेते समय यादव उनके हाथों का भी मुआयना कर रहा था। मेरी भी निगाह हर किसी की दाईं हथेली पर थी। किसी भी हथेली पर चाकू के दस्ते से बने पंक्चर मार्क नहीं थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, यादव आगे बढ़ा, कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप पुलिस को सहयोग देंगे ताकि अपराधी गिरफ्तार हो सके और अपने किए की सजा पा सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस सवाल का सीधा, सच्चा और ईमानदाराना जवाब देंगे। कोई ना कोई सवाल आपको नागवार भी गुजर सकता है, लेकिन उसका भी जवाब आप पुलिस पर यह भरोसा दिखाते हुए दीजिएगा कि उसका पूछा जाना जरूरी था। सबने बड़ी संजीदगी से सहमति में सर हिलाया। तो मैं आप लोगों से सहयोग की उम्मीद रखूं? सबने हामी भरी। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपका आदमी चौधरी कोहली के फ्लैट में मरा पाया गया। हमें पहले से गारंटी न होती
कि कोहली उसके कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता था, तो जरूर कोहली इस वक्त हवालात में होता। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि चौधरी कोहली के फ्लैट में कैसे पहुंच गया? जरूर कोहली से बदला उतारने की नियत से ही पहुंचा होगा, अलेक्जेंडर सहज भाव से बोला। परसों रात कोहली उसकी इतनी धुनाई जो करेला था। चौधरी यूं किसी से चुपचाप पिट जाने वाला आदमी नहीं था। यानी कि आपने उसे कोहली के यहाँ नहीं भेजा था? अपुन ने? काहे को? कोहली की धुलाई के वास्ते? नहीं, किसी ऐसी चीज की तलाश के वास्ते जिसके आप तलबगार थे और जो कोहली के फ्लैट में हो सकती थी। अपुन ऐसा नहीं खेला है कोहली? हाँ, मैं हड़बड़ाकर बोला। तेरे को मालूम अपुन खुद तेरे फ्लैट की तलाशी लेला था? मालूम। फिर जो एक काम अपुन खुद केला था उसी को दोबारा चौधरी से कराने का मतलब? क्या अपुन चौधरी जितना काबिल और होशियार आदमी भी नहीं? मुझे कबूल करना पड़ा कि उसकी दलील में दम था। आपको? यादव बोला। तलाश किस चीज की थी? थी कोई चीज, अलेक्जेंडर बोला। उस चीज का कत्ल से कोई वास्ता नहीं। अपुन के पास इस बात की आधा दर्जन गवाह है कि जिस वक्त ओबरॉय का कत्ल हुआ था उस वक्त अपुन छतरपुर से 2 दर्जन मील दूर राजेंद्र प्लेस में अपने ऑफिस में बैठेला था। जिस वक्त जूही चावला का खून हुआ था उस वक्त अपुन पंजाबी बाग में उन्हीं 6 गवाहों के साथ अपने घर पर बैठेला था। चौधरी के कत्ल के वक्त भी अपुन अपने घर पर बैठेला था। अपुन को नहीं मालूम कि चौधरी कोहली के फ्लैट में किस वास्ते गया। वह गया तो अपनी मर्जी से गया, बस अपुन को और कुछ नहीं कहने का है। कोहली कहता है कि कल रात आपके आदमियों ने इसको अगवा किया, इसे आपकी कोठी पर जबरन बंदी बनाकर रखा और इसे मारा पीटा। यह बंडल मारेला है। उल्टे इसी ने अपुन की कोठी पर आकर अपुन के 2 आदमियों को मारा पीटा। बहुत गर्म मिजाज है इसका। यह आपकी कोठी पर आया क्यों था? मेरे से कोई बात करने का था। वहां बात तो कुछ किया नहीं, उल्टे बदतमीजी करने लगा और मेरे आदमियों से उलझने लगा। इसने आपके आदमियों को मारा पीटा? बरोबर। आपने इसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? अपुन की कोठी में जब चूहा घुसेला है तो उसे अपुन खुद खल्लास करेला है। उसके लिए अपुन कमेटी के दफ्तर नहीं जाना मांगता। आप कोहली को मौत की धमकी दे रहे हैं? मेरे सामने धमकी दे रहे हैं? अपुन तो एक चूहे की बात करेला है, अलेक्जेंडर लापरवाही से बोला। अगर यह चूहा है तो यह इसे अपने लिए धमकी समझ सकता है। यादव अलेक्जेंडर को घूरने लगा। उस पर अपने घूरने का कोई असर न होता पाकर वह कस्तूर चंद की तरफ घूमा। आपने मुझे बताया था कि ओबरॉय के कत्ल के वक्त आप सिनेमा देख रहे थे। अब बराए मेहरबानी यह बताइए कि जूही चावला और चौधरी के कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था जी, कस्तूर चंद बोला। घर पर और कौन था? कोई नहीं। हमेशा ही घर पर कोई नहीं होता या कल नहीं था? कल नहीं था। यानी कि आपकी बात के सच होने की गवाही देने वाला कोई नहीं? कोई नहीं। कस्तूर चंद बड़ी सादगी से बोला। मिस्टर भटनागर, आप आखिरी बार जूही चावला से कब मिले थे? 5-6 दिन हो गए, भटनागर बोला। तब वह मेरे ऑफिस में आई थी और हमने एक सिल्क मिल की साड़ियों के विज्ञापन की एक नई सीरीज के बारे में विचार विमर्श किया था। तब वह आपको किसी बात से डरी या सहमी हुई लगी थी? नहीं। उसके हाव भाव व्यवहार में कोई असाधारण बात नोट नहीं की थी आपने? न। आपका उससे क्या रिश्ता था? वही जो एक फैशन मॉडल का एक एड एजेंसी के हेड से हो सकता है। यानी कि बिजनेस के अलावा आपका उससे कोई रिश्ता नहीं था? नहीं था। कोई रोमांटिक, कोई इमोशनल अटैचमेंट? न। तीनों कत्लों के वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने ऑफिस में था। चौधरी का कत्ल तो आधी रात के बहुत बाद हुआ था, तब भी आप अपने ऑफिस में थे? जी हाँ, कल रात मैं वहीं सोया था। मेरे ऑफिस में एक छोटा सा बेडरूम भी है। कई बार जब वहाँ बहुत देर हो जाती है और मेरा घर जाने का मूड नहीं होता तो वहीं सो जाता हूँ। इस बात का कोई गवाह कि कल रात आप अपने ऑफिस में ही सोए थे? वहाँ के चौकीदार के अलावा कोई नहीं। आप मिस्टर अलेक्जेंडर से वाकिफ हैं? हाँ हूँ। खूब अच्छी तरह से? हाँ। आपने कभी कोई एक मुश्त मोटी रकम इन्हें दी है? वह हिचकिचाया। उसने व्यग्र भाव से अलेक्जेंडर की तरफ देखा। अलेक्जेंडर ने अपना पाइप सुलगा लिया था और उसके कश लगाता हुआ अपलक भटनागर को देख रहा था।
जवाब दीजिए, यादव जिद भरे स्वर में बोला। हाँ, भटनागर अलेक्जेंडर की तरफ से निगाह फिराकर बोला। दी है। कितनी बड़ी रकम? 20,000 रुपए। किस लिए? भटनागर फिर खामोश हो गया। एकाएक वह बहुत व्याकुल दिखाई देने लगा था। उसी क्षण वहां एक हवलदार के साथ एक युवक ने कदम रखा। उसकी जेब के ऊपर एक तिकोना बिल्ला लटका हुआ था, जो कि उसकी टैक्सी ड्राइवर होने की चुगली कर रहा था। दोनों यादव के समीप पहुंचे। हवलदार ने यादव के कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कहा। यादव ने सहमति में सिर हिलाया और फिर युवक को आंख के इशारे से आदेश दिया। युवक बारी बारी वहां मौजूद हर आदमी की सूरत देखने लगा। उसकी निगाह वकील बलराज सोनी पर अटक गई। ये वो साहब है। फिर वह उसकी उंगली उठाता हुआ बोला, जिन्हें मैं कल रात 8 बजे के करीब नारायण विहार के 70 नंबर बंगले पर छोड़ कर आया था। यादव कुछ क्षण टैक्सी वाले से कुछ सवाल पूछता रहा। फिर उसने उसे रुखसत कर दिया और वह बलराज सोनी की तरफ आकर्षित हुआ। वह उसे ड्राइंग रूम के एक कोने में ले गया और ऐसे दबे स्वर में उससे मुखातिब हुआ कि उसके करीब जाए बिना वार्तालाप सुन पाना मुमकिन न था। कमला मेरे करीब पहुंची। जरा इधर आओ, वह बोली। इधर? उस रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे विशाल ड्राइंग रूम का दूसरा कोना था। क्या बात है? मैं बोला। सुधीर, वे व्याकुल भाव से बोली, मेरी मदद करो। क्या मदद करूं? यह इंस्पेक्टर जानता है कि चौधरी के कत्ल के वक्त मैं यहाँ कोठी में नहीं थी। यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मदद क्या चाहती हो तुम? मैं यह साबित करके दिखाऊं कि यह बात गलत है कि कल रात तुम पूरा 1.5 घंटा यहाँ से गायब रही थी। मैं स्याह को सफेद करके दिखाऊं? तुम भी समझते हो चौधरी का खून मैंने किया है? मेरी समझ से कुछ नहीं होता। सवाल इस बात का है कि पुलिस क्या समझती है। तुम्हारी हर हरकत शक पैदा करने वाली है और तुम्हारी कोई हरकत पुलिस से छुपी नहीं। यादव तुम्हें किसी भी क्षण गिरफ्तार कर सकता है। वह खामोश रही। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू से ही तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी खातिर अपने आप को खतरे तक में डाला है। अगर तुम फंस गई तो तुम्हारी मददगार के तौर पर मेरा भी फंस जाना लाजमी है। फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने क्या धोखा किया तुम्हारे साथ? तुमने कल रात मुझे विस्की में बेहोशी की दवा मिलाकर नहीं पिलाई? हरगिज नहीं। तुम्हारे बेडरूम में मैं होश में था? नहीं, लेकिन होश तुमने नशे की वजह से खोया था। पागल हुई हो? मैंने आज तक बोतल पी के होश नहीं खोया। सुधीर, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें बेहोशी की दवा नहीं पिलाई। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तो फिर रात के 2 बजे तुम कहाँ गई थी? क्या करने गई थी? मुझे किसी का फोन आया था। ऐसा फोन आया था जिसे सुनकर मेरा यहाँ से जाना जरूरी हो गया था। ऐसा क्या जरूरी फोन था? ऐसा ही जरूरी फोन था। किसका? बलराज सोनी का। उसने तुम्हें रात के 2 बजे फोन किया था? हाँ, और उस फोन कॉल के जवाब में तुम्हें आनन फानन यहाँ से जाना पड़ा था? हाँ। ऐसी क्या आफत आ गई थी? आफत ही आ गई थी। क्या? वह आत्महत्या करने पर आमादा था। तभी यादव और बलराज सोनी हमारे करीब पहुंचे। हमारे वार्तालाप का आखिरी हिस्सा शायद उन्होंने भी सुना। यादव के चेहरे पर उलझन के भाव थे। मिसेस ओबरॉय, वह सख्ती से बोला, मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। बराए मेहरबानी मुझे उसका सीधा और सच्चा जवाब मिल जाए। कल रात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप कहाँ थी? मैं? वह बोली। सोनी साहब के साथ इनके फ्लैट में थी। इतनी रात गए आप वहां क्या करने गई थी? यह मेरा जाति मामला है। तब तक लोग भी उठकर हमारे करीब आ गए थे। आप सोनी साहब से मोहब्बत करती हैं? बलराज सोनी ने यूं कमला की तरफ देखा जैसे उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह यादव से ज्यादा व्यग्र हो। नहीं, कमला कठिन स्वर में बोली। लेकिन सोनी साहब आपसे मोहब्बत करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल रात 2 बजे भी इसी बाबत इन्होंने मुझे फोन किया था और मेरे इनकार की सूरत में फौरन आत्महत्या कर लेने की धमकी दी थी। आप इन्हें ऐसी किसी हरकत से रोकने के लिए इतनी रात गए वहां गई थी? हाँ, मुझे लगा यादव वह बात बलराज सोनी से पहले ही कबूलवा चुका था। आप सुंदर नगर में स्थित इनके फ्लैट पर 3 बजे के करीब पहुंची थी। यहाँ से सुंदर नगर का फासला तो कार द्वारा मुश्किल से 10 मिनट का है। फिर आपको वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी?
क्योंकि मैं दुविधा में पड़ गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं या न जाऊं। 2-3 बार मैं रास्ते से वापस लौटी थी, लेकिन अंत में मेरी अंतर आत्मा मुझे बुरी तरह कचोटने लगी थी और मैं वहां चली गई थी। मेरी वजह से किसी की जान जाए, यह मुझे मंजूर नहीं हुआ था। कल शाम ये साहब जूही चावला के बंगले पर नारायण विहार भी पहुंचे थे। वहां ये साहब आपके साथ आपकी कार में वापसी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ये फरमाते हैं कि अपने थोड़ी ही दूर पहुंचने पर इन्हें रास्ते में ही उतार दिया था। ऐसा क्यों किया था आपने? क्योंकि ये कार में ही तमाशा खड़ा करने लगे थे, ऐसी हरकतें और बातें करने लगे थे जो इन्हें अपने दोस्त की बेवासी नहीं करनी चाहिए थी। इन्हें रास्ते में उतार कर आप कहाँ गई थी? सीधी यहाँ आई थी मैं। आप वापस जूही चावला के बंगले पर नहीं गई थी? नहीं। उस उत्तर के बाद बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से यादव ने कॉन्फ्रेंस वहीं समाप्त कर दी। वह औरत पतंगबाज थी तो वह पुलिसिया भी कम पतंगबाज नहीं था। ढील दे देकर खींच रहा था, खींच खींच कर ढील दे रहा था। लोग विदा लेने लगे। कमला ने मुझे रुकने के लिए इशारा किया। जाने से पहले अलेक्जेंडर मेरे पास पहुंचा। मेरे ऑफिस में आने का है, वह बोला। तौबा, एक बार आया था, मैं हातिम ताई के अंदाज में बोला। दोबारा आने की कतई हवस नहीं है। तो तू जगह बोल। मेरे फ्लैट में। कब? कल सुबह। कितना मांगता है? 50। ठीक है, आएगा। अकेले आना। उसने सहमति में सिर हिलाया और वहां से विदा हो गया। बाकी लोग भी विदा हो गए। कमला पीछे स्टडी में चली गई। वहां केवल मैं और यादव रह गए। लेजर बुक निकालो, यादव बोला। तुम कमला ओबरॉय को गिरफ्तार कर रहे हो? वो एक जुदा मसला है, उसका लेजर बुक से कोई वास्ता नहीं है। मेरी राय में सारे कत्ल अलेक्जेंडर ने किए हैं या करवाए हैं। अपनी राय अपने पास रखो और लेजर बुक निकालो। अगर अलेक्जेंडर को गिरफ्तार करने का इरादा हो तो बराए मेहरबानी उसे कल दोपहर बाद गिरफ्तार करना। लेजर बुक। मैंने जेब से लेजर बुक की जेरोक्स कॉपियां निकालकर उसे सौंप दी। असल कहाँ है? असल कल मिलेगी। क्यों? आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? अभी वो मेरे पास नहीं है। मैं कल खुद लेजर बुक तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। पक्की बात? हाँ। कोई घोटाला करने की कोशिश न करना। नहीं करूंगा। बड़ी गारंटी कर रहे थे तुम। अब उसके स्वर में व्यंग का पुट आ गया कि सबकी हथेलियां देखने पर यह पता लग जाएगा कि कत्ल किसने किए हैं। जिसकी हथेलियों पर पंक्चर मार्क होंगे वही हत्यारा होगा। मैं खिसियानी सी हंसी हंसा। जानते हो? यादव बोला। क्या? यहाँ मौजूद तमाम लोगों में से सिर्फ एक ही शख्स की हथेली में पंचर मार्क थे। किसकी? मैं उत्तेजित स्वर में बोला। मेरी। उसने अपना दायां हाथ मेरे सामने फैला दिया। मुझे जवाब न सूझा। कमला मुझे स्टडी में मिली। वह बार के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था और उसका चेहरा फिक्रमंद और पीला लग रहा था। मेरे से बिना पूछे ही उसने मेरे लिए ड्रिंक तैयार कर दिया। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने खामोशी से गिलास मुझे थमा दिया। मैंने एक घूंट पिया और गिलास काउंटर पर रख दिया। वह मेरे करीब आई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे बकरी जिबा करने के लिए ले जाई जा रही हो। मैं कुछ ऐसा प्रभावित हुआ कि अपने आप ही मेरी बाहें खुल गई। वह मेरे आगोश में आ गई और हौले हौले सुबकने लगी। अपने होठों से उसके खूबसूरत कपोलों पर से आंसुओं की बूंदें चुनता हुआ मैं उसे दिलासा देता रहा। अंत में वह खामोश हुई और मुझसे अलग हुई। तुम कुछ दिन यहीं ठहर जाओ, वह बोली। सॉरी स्वीटहार्ट, मैंने फिर अपना गिलास उठा लिया। यह मुमकिन नहीं। या सिर्फ आज रात? क्यों? क्या फिर मुझे बेहोश करके कहीं जाने का इरादा है? सुधीर, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने तुम्हें बेहोशी की दवा नहीं पिलाई थी। छोड़ो, कोई और मतलब की बात करो। मतलब की बात क्या? 20,000 की डाउन पेमेंट के बाद मुझे कुछ और रकम भी मिलने वाली थी। मिलेगी, जरूर मिलेगी। वह रकम मैं अभी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो मैं गिरफ्तार हो जाने वाली हूँ और गिरफ्तार होकर फांसी पर चढ़ जाने वाली हूँ। मैं खामोश रहा। मेरे मन में ऐसा ही कुछ था। तुम शायद भूल रहे हो कि मुझे इस झमेले से निकालने के बाद ही तुम उस रकम के हकदार बन सकते हो। तुम पर जो बीतनी है वह आने वाले 2-3 दिनों में सामने आ जाएगी। तुम मुझे 1 हफ्ते बाद की तारीख डाल के चेक दे दो। बड़े बेमुरब्बत आदमी हो, सिर्फ पैसे के मामले में।
अच्छी बात है, देती हूँ चेक। उसने मुझे 1,80,000 रुपए का चेक काट दिया। चेक हाथ में आने पर मैंने महसूस किया कि उस रकम का मालिक बनने के लिए अब मेरे लिए जरूरी था कि मैं या तो कमला को बेगुनाह साबित करके दिखाऊं और या किसी अत्यंत विश्वसनीय तरीके से उसका अपराध किसी और के सिर थोप कर दिखाऊं। और इस काम के लिए एक कैंडिडेट था मेरी निगाह में, जॉन पी एलेक्जेंडर। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।